हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पैरालीगल स्टडी। यूनिट 7 आज हम अपनी देखते हैं लेजिस्लेचर। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट यूनिट है ये, और कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है जिसमें यहाँ से क्वेश्चन ना बनते हों। तो आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि लेजिस्लेचर होता क्या है। लेजिस्लेचर वो बॉडी होती है जो कानून को बनाने का काम करती है। आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ऐसे थ्री अगर हम बात करें तो डिवीज़न दे रखा है पावर का। तो लेजिस्लेचर का काम है कानून को बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है उसको इम्प्लीमेंट करना, और जुडिशरी जो है वो है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। तो इसमें हमारा जो पूरा फोकस है वो लेजिस्लेचर पे है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं थोड़ा ऑब्जेक्टिव, इस पूरे लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। तो यूनियन लेजिस्लेचर की बात करेंगे जिसमें प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा क्या है, फिर प्रीसीडिंग ऑफिसर्स कौन होते हैं, और लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, कोई भी मतलब कानून जब बनता है तो उसके क्या क्या प्रोसेस हैं, पार्लियामेंट के पास कौन से प्रिविलेज मतलब कौन से अधिकार पार्लियामेंट को स्पेशल मिले हुए हैं, कमेटी कौन कौन सी होती हैं, स्टेट लेजिस्लेचर। तो काफ़ी बड़ी यूनिट है और बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो ध्यान से सुनना इसको, बिल्कुल एक एक स्टेप करके हम चलते हैं। देखो, सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट। तो आपसे कोई पूछ ले कि कितने टाइप के लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर होते हैं पूरी दुनिया में, ध्यान रखना दो ही टाइप के मॉडल हैं, या तो पार्लियामेंट्री या फिर प्रेसिडेंशियल। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है उसको आप समझो पहले। सबसे पहले मैं प्रेसिडेंशियल की बात करूंगा जो यूएसए में है। तो जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ लेजिस्लेचर है ना, उसमें क्या होता है, दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। इसका मतलब डज नॉट परमिट एनी पर्सन टू सर्व साइमल्टेनियसली इन बोथ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। मीन्स एक ही पर्सन एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों जगह पे नहीं हो सकता। देखो, बात सिंपल सी आप समझो इसको। जैसे यूएसए में क्या होता है, प्रेसिडेंट है मान लो, ठीक है, और उसकी अपनी टीम होगी। तो बात ये है कि वो उसकी जो टीम है, मीन्स उसके जो मिनिस्टर्स होंगे, वो एग्जीक्यूटिव के रूप में काम नहीं करेंगे। उनका काम जो है वो मिनिस्टर रूप में ही होगा, एग्जीक्यूटिव में कोई अलग ही बंदे होंगे। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है, अगर बात करें जो पार्लियामेंट्री मॉडल है हमारे यहाँ पे, तो पार्लियामेंट्री मॉडल में ये होता है कि हमारे यहाँ जो लेजिस्लेचर है, जैसे एक एमपी है, फॉर एग्जांपल मैं एक जो सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूँ आपको, जयशंकर, एस जयशंकर हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं। तो ध्यान से देखो, वो एमपी भी हैं, मीन्स वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, लेकिन साथ साथ फॉरेन मिनिस्ट्री के वो हेड भी हैं। इसका मतलब वो दोनों काम कर रहे हैं, एक साइड वो एमपी भी हैं और दूसरी एट द सेम टाइम वो एग्जीक्यूटिव भी हैं। अच्छा, इसमें पहले एक और चीज़ यहाँ पे समझो, एग्जीक्यूटिव भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव, एक होता है टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव। तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये जो मिनिस्टर हैं जिनको अलग अलग मिनिस्ट्री भी दी गई है, जैसे एस जयशंकर जी के बारे में हमने देखा कि वो फॉरेन मिनिस्टर भी हैं हमारे, तो वहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव के रूप में वो काम कर रहे हैं, आप खुद सोचो वो परमानेंट हैं या टेम्परेरी हैं। तो आपका जवाब जरूर होगा कि टेम्परेरी। क्यों? उसका कारण है, जैसे जो गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं, जो गवर्नमेंट एग्जाम मतलब क्लियर करके जिनकी जॉब लगती है, वे सारे के सारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहलाएंगे। लेकिन टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव मीन्स वो होते हैं जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे 5 साल का कार्यकाल होता है लोकसभा का, तो जब इन एमपीज का 5 साल का पूरा कार्यकाल हो जाएगा तो ये अपनी जो पोजीशन है उसको छोड़ देंगे। तो ये जो एग्जीक्यूटिव कहलाएंगे, कहने का मतलब ये है टेम्परेरी। तो मेन अब पूरा इंट्रोडक्शन में सिर्फ आपको इतनी ही बात ध्यान रखना है। आपसे कोई पूछ ले कि जो लेजिस्लेटिव का जो स्ट्रक्चर है वो पूरी दुनिया में दो ही टाइप के मॉडल फॉलो होते हैं, एक है प्रेसिडेंशियल सिस्टम मॉडल और एक है पार्लियामेंट्री। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है, बिल्कुल सेपरेशन ऑफ पावर वहाँ साफ साफ दिया हुआ है। वहाँ पे एक ही पर्सन एक ही साथ एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों रूप में काम नहीं कर सकता, या तो वो एग्जीक्यूटिव ही होगा या वो लेजिस्लेचर ही होगा। लेकिन जो पार्लियामेंट्री मॉडल है उसमें हमने देखा कि जो लेजिस्लेचर है, जो एक एमपी है, या स्टेट असेंबली में अगर हम बात करें जहाँ पे वो एमएलए है, तो ये लोग साथ साथ में एग्जीक्यूटिव के रूप में भी काम करते हैं। तो ये एक बेसिक सा अंतर आपको समझ आ गया होगा, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल मॉडल जो है लेजिस्लेटिव का। ये इंट्रोडक्शन था। तो अब हम अगर बात करें इंडिया में आगे चलें, तो इंडिया में जो लेजिस्लेचर हैं वो दो टाइप की हैं, एक तो यूनियन लेवल पे जिसको पार्लियामेंट बोलते हैं, और स्टेट लेवल पे है स्टेट लेजिस्लेचर्स, मीन्स राज्यों की अपनी अपनी विधानसभाएं हैं। आपको पता है जैसे हरियाणा की स्टेट असेंबली है, ऐसे ही पंजाब की है, राजस्थान की है, गुजरात की है। लेकिन पार्लियामेंट अगर हम यूनियन लेवल पे बात करें तो सिर्फ एक ही बॉडी है, और वो कौन है, वो है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया।
क्लियर। तो इसमें जो हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया मीन्स यूनियन लेजिस्लेचर के बारे में ही बात करेंगे, और ये हाईएस्ट सुप्रीम रिप्रेजेंटेटिव अथॉरिटी है, ठीक है। और ये जो है नेशनल फोरम पे मीन्स जो नेशनल लेवल पे जो इश्यूज होते हैं उन सब से रिलेटेड या पूरी कंट्री के लिए कानून बनाने का जो पावर है वो यूनियन लेजिस्लेचर के पास है। तो यूनियन लेजिस्लेचर दैट इज पार्लियामेंट के बारे में अब हम सबसे पहले देखेंगे। तो इसमें देखो सबसे पहले आपको आर्टिकल ध्यान रखना है, आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 क्या कहता है कि जो पार्लियामेंट है ना उसमें कौन कौन शामिल है। सबसे पहले तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं, इस यूनिट को सबसे बेस्ट करने का तरीका क्या है, आप हर टॉपिक से क्वेश्चन बनाओ। एमसीक्यू जो क्वेश्चन होते हैं ना उस रूप से अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको यूनिट ये बहुत ईजी लगेगी। जैसे मैं इसी पहरे को आपको बता रहा हूँ कि कैसे पढ़ना है। सबसे पहले हो गया कि जो यूनियन लेजिस्लेचर जो है उससे रिलेटेड प्रोविजन हमें मिलता है आर्टिकल 79 में। इसमें क्या है कि हमारी जो पार्लियामेंट है उसमें क्या क्या इंक्लूड है, तो प्रेसिडेंट और टू हाउस। तो ये देखो कि एक पार्लियामेंट है पूरी, उस पार्लियामेंट में अगर हम स्पेशली बात करें तो दो सबसे मेन हम उसको एरो बना सकते हैं, एक साइड लिख देंगे प्रेसिडेंट और दूसरा जो है उसमें दो हाउसेज। तो पार्लियामेंट जो है इंडिया की उसमें कौन कौन है, प्रेसिडेंट और टू हाउस। अब टू हाउस की बात करें तो लोअर जो हाउस है उसको लोकसभा कहते हैं और इसी का दूसरा नाम है हाउस ऑफ द पीपल, और अपर हाउस है उसको राज्यसभा कहते हैं, इसको काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोलते हैं। तो ये भी आप एमसीक्यू रूप में याद रख सकते हैं कि लोअर हाउस आ जाए या फिर लोकसभा आ जाए या हाउस ऑफ द पीपल, इन सब का एक ही मतलब है। दूसरी तरफ अपर हाउस आ जाए, राज्यसभा आ जाए या काउंसिल ऑफ स्टेट, इसका मतलब भी एक ही है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और यहाँ पे देखो इंटरेस्टिंग चीज़, हर लाइन में कोई ना कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें छुपी हुई हैं। आपसे कोई पूछ ले कि क्या लोकसभा डिसोल्व हो सकती है, तो जवाब होगा हाँ। मीन्स लोकसभा जो है वो खंडित हो सकती है और लोकसभा जो है वो खत्म हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल नो कॉन्फिडेंस मोशन आया। नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब ये है कि सरकार अभी जैसे बीजेपी है फिलहाल, तो उसके बहुत सारे अंदर ही एमपी जो हैं वो कहीं ना कहीं टूट जाएं और दूसरे अपोजिशन वाले फिर ये कहें कि हम एक बार फिर से यहाँ पे वोटिंग कराना चाहते हैं कि कौन पक्ष में है कौन विपक्ष में है। तो मान लो उस दौरान बहुत सारे एमपी अगेंस्ट में वोट कर देते हैं और जितनी मेजोरिटी चाहिए होती लोकसभा में, मान लो उतनी मेजोरिटी बीजेपी के पास नहीं है, तो लोकसभा डिसोल्व हो सकता है। तो सिंपल सा मतलब मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि क्या लोकसभा डिसोल्व हो सकता है, तो आप कहेंगे कि बिल्कुल हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन, क्या राज्यसभा डिसोल्व हो सकता है, तो जवाब होगा नहीं। तो इसका मतलब साफ है कि राज्यसभा एक परमानेंट चैम्बर है जो डिसोल्व कभी भी नहीं होगा। क्लियर है। और सेम जो प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो भी कभी भी खाली नहीं रहेगा। तो यहाँ पे छोटे से पैरे में बहुत सारे क्वेश्चन हमारे निकले। आर्टिकल 79 देखा, फिर हमने देखा पार्लियामेंट के अंदर प्रेसिडेंट भी होता है। कई बार क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसमें क्वेश्चन ऐसे होगा कि पार्लियामेंट में जैसे फॉर एग्जांपल कौन कौन इंक्लूड होता है, तो टू हाउसेज, प्रेसिडेंट, जैसे ए में आ गया टू हाउसेज, बी ऑप्शन में आ गया प्रेसिडेंट, सी में आ गया कि जैसे ओनली लोकसभा, इस तरीके से। तो उसमें ऑप्शन होगा ए और बी बोथ वाला, कि दो हाउसेज भी और प्रेसिडेंट भी। फिर हमने देखा कि प्रेसिडेंट की जो ऑफिस है वो कभी भी वैकेंट नहीं होगा। और राज्यसभा लोकसभा के बारे में देखा कि राज्यसभा जो है वो परमानेंट चैम्बर है, मीन्स ये कभी भी डिसोल्व नहीं होता है, लेकिन लोकसभा जो है वो डिसोल्व हो सकता है। तो ये बेसिक सी चीज़ें हुई। अब हम उसी में चलते हैं सबसे पहले प्रेसिडेंट के ऊपर। तो देखो जो अमेरिका में जो प्रेसिडेंट है ना वो क्या है, इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। याद रखना, वहाँ का जो हाउस है ना, वहाँ की जो असेंबली है, जैसे अपने यहाँ पार्लियामेंट है तो वहाँ पे उसको कांग्रेस बोलते हैं, ठीक है, जो हाउस ऑफ द पीपल अगर हम बात करें, ठीक है। तो अगर हम ये अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं होता। लेकिन जो इंडियन प्रेसिडेंट हम बात करें, इंडियन प्रेसिडेंट मीन्स पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ लेजिस्लेचर। ऊपर हमने देखा स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया दो टाइप के लेजिस्लेचर होते हैं, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल। तो प्रेसिडेंशियल जो लेजिस्लेचर है उसमें प्रेसिडेंट कभी भी लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं होगा। लेकिन पार्लियामेंट्री में बात करें और सेम अगर इंडिया के रूप में देखें हम, तो प्रेसिडेंट एक इंटीग्रल पार्ट है, मीन्स बहुत ही अहम, बहुत ही जरूरी हिस्सा है इंडियन पार्लियामेंट का, ठीक है। तो यहां से भी क्वेश्चन एक आ सकता है और आपको इसी रूप में तोड़ के याद करना है उसको कि प्रेसिडेंट जो इंडिया के प्रेसिडेंट है वो इंडियन पार्लियामेंट का अहम हिस्सा है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट है। आगे हालांकि इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, हालांकि जो प्रेसिडेंट है वो कभी भी आपको हाउस में बैठे नहीं दिखाई देंगे,
जैसे अब लोकसभा का कार्यकाल चल रहा है या राज्यसभा की में कार्यकाल चल रहा है, तो उस दौरान आपको कहीं पे भी प्रेसिडेंट बैठे हुए नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी प्रेसिडेंट जो है वो इंटीग्रल पार्ट है इंडियन पार्लियामेंट का। और इसीलिए क्वेश्चन यहाँ से कई बार फंसते हैं, क्योंकि वो ऐसे पूछ लेगा कि प्रेसिडेंट जो है वो इंडियन पार्लियामेंट का पार्ट है या नहीं है। तो हमें दिखने में ऐसा लगता है कि यार प्रेसिडेंट तो कभी बैठे ही नहीं रहते, लोकसभा में भी हम कभी प्रेसिडेंट को बैठा हुआ नहीं देखते, पीएम वहाँ जरूर दिख जाएंगे और सारे एमपीज दिख जाएंगे। सेम राज्यसभा में भी आपको पीएम भी कभी बैठे मिल जाएंगे और एमपीज भी होते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट दोनों हाउस में बैठे नहीं मिलेंगे आपको। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी जो प्रेसिडेंट है वो इंटीग्रल पार्ट है इंडियन पार्लियामेंट का, इस बात को आपको ध्यान रखना है। फिर उसमें अगर हम आगे बात करें प्रेसिडेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्या है कि कोई भी बिल जब कानून बनेगा, ध्यान रखना बिल और लॉ में ना अंतर होता है। बिल तो वो होता है स्टार्टिंग में जो जिसके ऊपर डिबेट हो रही है, डिस्कशन हो रही है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वोटिंग होगा। लेकिन वही बिल जब फाइनली लॉ कब बनेगा, वो लॉ तभी बनेगा जब प्रेसिडेंट की असेंट या प्रेसिडेंट का सिग्नेचर हो जाएगा। तो फिर से बोल रहा हूँ, जैसे एक लोकसभा में आपने एक आप बिल लेके आए, वो पास हो गया, फिर राज्यसभा में वो बिल गया, वहाँ पे वो पास हो गया, तो अभी तक ये लॉ नहीं बना है। ये बिल जब प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा और प्रेसिडेंट उस पर जब सिग्नेचर कर देंगे तब वो लॉ बन जाएगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इन्होंने यही कहा है कि यहाँ पे बिल जो है वो जब तक लॉ नहीं बनेगा तब तक प्रेसिडेंट के सिग्नेचर नहीं हो जाते। एक और चीज़ इंटरेस्टिंग, अगर मान लो फॉर एग्जांपल कि बोथ हाउस सेशन में नहीं है, भाई जरूरी नहीं है ना पूरे साल, ऐसा तो है नहीं 365 डेज लोकसभा और राज्यसभा का कार्यकाल चलता ही रहता है, ऐसा तो है नहीं। जैसे अभी बात करें तो मॉनसून सेशन चल रहा है, एक छोटी चीज़ ले लो। अब मान लो जब अगले महीने कोई भी असेंबली मीन्स लोकसभा और राज्यसभा का जब सीटिंग नहीं होंगी, उस दौरान कोई बहुत इमरजेंसी पड़ जाए, कुछ ऐसा हमें चाहिए ही चाहिए, मीन्स कोई ऐसे कानून लाने की ज़रूरत पड़ जाए जो बहुत ज़रूरी है, अर्जेंट नीड में है, तो हम क्या करेंगे, तो सरकार जो है वो ऑर्डिनेंस लेके आती है। और याद रखना ऑर्डिनेंस जो होता है वो टेम्परेरी इन नेचर होता है। इसका मतलब ये है कि ऑर्डिनेंस जब भी किसी आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं और कहीं पे भी आपको ऑर्डिनेंस दिखाई दे तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि उस दौरान लोकसभा और राज्यसभा जो सेशन है वो नहीं चल रहा था, क्योंकि पूरे 365 दिन ये सेशन नहीं चलते हैं इनके। तो जब लोकसभा और राज्यसभा है ही नहीं कार्यकाल के दौरान, उस दौरान अगर कोई इमरजेंसी में कोई हमें ज़रूरत पड़ जाए कानून बनाने की, तो उस दौरान क्या करते हैं, जो सरकार है सेंट्रल गवर्नमेंट वो एक ऑर्डिनेंस लाती है, और ऑर्डिनेंस जो है वो तभी पावर में आएगा जब प्रेसिडेंट उस पर अपनी एसेट दे देंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो ये काफ़ी कुछ मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई प्रेसिडेंट से रिलेटेड। अब चलते हैं हम लोकसभा से रिलेटेड। तो लोकसभा को हमने देखा था कि इसको लोअर हाउस और हाउस ऑफ द पीपल भी बोलते हैं। इसकी जो मैक्सिमम जो संख्या है लोकसभा में, मैक्सिमम संख्या कितनी हो सकती है, तो वो याद रखना 552, 552 संख्या। फिर से बोल रहा हूँ, मैक्सिमम की मैंने बात की है, मतलब 552 से आप ज़्यादा नहीं रख सकते, तो मैक्सिमम है 552। उन 552 में से 530 जो हैं वो होंगे डायरेक्टली इलेक्टेड। इसका मतलब पूरा इंडिया है, उस इंडिया से फिर वोट करेंगे और वहाँ से जो चुन के आएंगे वो 530 होंगे मैक्सिमम। और जो 20 मेंबर हैं वो क्या होंगे, यूनियन टेरिटरीज से होंगे, ठीक है, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं। और 2 जो मेंबर हैं वो एंग्लो इंडियंस कम्युनिटी के होते हैं। इसका मतलब एंग्लो इंडियंस कम्युनिटी वो होती है जो हमारे जिनके पेरेंट्स जो हैं वो इंडिया से थे, लेकिन अभी वो जो उनके बच्चे और वो सब बाहर सेटल हो गए हैं। तो एक कम्युनिटी मीन्स उस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए भी 2 सीटें जो हैं वो प्रेसिडेंट उसको नॉमिनेट करता है, तो वो उनके ऊपर है, अगर उनको लग रहा है तो नॉमिनेट करेंगे। तो यहाँ पे टोटल अगर हम बात करें तो 530 प्लस 20 प्लस में 2, तो मैक्सिमम 552 संख्या हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। फिर अगर हम बात करें आगे चलें, हर एक जो स्टेट है उसमें जितनी सीट एलोकेट होते हैं मीन्स एमपी कितने कितने होंगे, तो ये फिक्स नहीं है, ये देखा जाएगा वहाँ की पॉपुलेशन पे। मीन्स एक एग्जांपल ले लो, जैसे कोई राज्य बहुत छोटा है जैसे नागालैंड हुआ, मणिपुर, तो वहाँ पे जो सीटें होंगी वो बहुत कम होंगी। दूसरी तरफ अगर बात करें जैसे यूपी बहुत बड़ा राज्य है, पॉपुलेशन वहाँ बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो सीटें होंगी लोकसभा की वो ज़्यादा होंगी। एक और चीज़, जैसे जब चुनाव होता है ना, तो याद रखना हर एक स्टेट को बांट दिया जाता है टेरिटोरियल यूनिट में, जिनको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इसका मतलब ही क्या है, इसका मतलब है कि क्षेत्र, जैसे एक पर्टिकुलर कोई क्षेत्र है
उस क्षेत्र में एक सीट जो है, एक सीट के लिए उम्मीदवार खड़े होंगे, तो उसमें बीजेपी अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी और कांग्रेस अपना करेगी, कोई अदर पार्टी अपना करेगी। तो हर एक कंसिस्टेंसी से एक चुन के आएगा। तो इस तरीके से कहने मतलब हर एक राज्य को बहुत सारी कंसिस्टेंसी में बांट दिया जाता है। और ये जो कंसिस्टेंसीज की मैंने बात की, जो भाग की मैंने बात की, ये एक्चुअल में सीटों के रिगार्डिंग होता है और ये पॉपुलेशन के आधार पे ही होता है। जितना बड़ा राज्य है, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन, उतनी ज़्यादा यूनिट्स, मीन्स उतनी ज़्यादा सीटें वहाँ पे ज़्यादा होंगी। जितना छोटा राज्य है, पॉपुलेशन जिसकी कम, उतनी वहाँ पे सीटें जो है लोकसभा की वो कम होंगी। अब आगे चलते हैं, कुछ जो लोकसभा के जो मेंबर चुन के आते हैं, तो पहली बात तो वोटिंग के थ्रू, मीन्स एडल्ट फ्रेंचाइजी, हमारे यहाँ 18 साल से ऊपर सभी को वोट करने का अधिकार है, तो वोटिंग के थ्रू ये लोग आते हैं। फिर एक और चीज़, हमारे यहाँ पे जैसे जो पर्सन, जैसे 3 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, एक उम्मीदवार है बीजेपी का, एक है अपना कांग्रेस का, एक किसी अदर पार्टी का। तो उन 3 उम्मीदवारों में जो सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त कर लेगा ना, वही इलेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो मिस का मतलब साफ है कि हाईएस्ट नंबर जो वोट को रिसीव करेगा, वो कैंडिडेट जीत जाएगा। फिर है लोकसभा का कार्यकाल कितना साल का होता है, तो 5 साल का होता है। और ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी कि क्या लोकसभा को डिसोल्व कर सकते हैं, तो हाँ, लोकसभा को डिसोल्व किया जा सकता है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना होता है आपको, तो ये भी ध्यान रखना, नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर लोकसभा में आता है और वहाँ पे जो गवर्नमेंट है, करंट कोई भी गवर्नमेंट जो होगी, वो अगर अपना बहुमत साबित नहीं कर पाती है, तो इस केस में लोकसभा जो है वो खंडित हो जाएगी। आगे अगर हम बात करें कि जो लोकसभा के जो मेंबर चुन के आते हैं, उसके लिए क्या क्या योग्यताएं हैं, तो एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए वो, और 25 साल उसको उम्र अपनी कंप्लीट होनी चाहिए। तो ये भी कुछ योग्यताएं में आपको ध्यान रखना। इसके अलावा कैंडिडेट जो है वो किसी भी स्टेट की कंसिस्टेंसी से अपनी सीट को भर सकते हैं, नॉमिनेशन में डाल सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, अभी राहुल गांधी का एग्जाम्पल उठा लो। राहुल गांधी को लगा कि मैं शायद जो ये यूपी से भी वो लड़े थे एक जगह से, तो मान लो उनको लगा कि यार मैं शायद हार सकता हूँ, तो केरल की कंसिस्टेंसी से भी उन्होंने भर दिया। तो सेम है, जो कैंडिडेट खड़े होते हैं ना, वो किसी भी राज्य की कंसिस्टेंसी से खड़े हो सकते हैं। जैसे मोदी जी जो हैं वो वाराणसी से भी हैं, मीन्स खड़े होते हैं, लेकिन अगर उनको लग रहा है कि कहीं मैं ना जीत पाऊँ, तो इंडिया के किसी भी जगह, किसी भी क्षेत्र से वो अपना नॉमिनेशन फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। फिर ये हुई सारी चीज़ें जो हमारी देखी कि क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। अब उसके साथ कुछ डिस्क्वालिफिकेशन भी देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे ग्राउंड हैं जिनके ऊपर पार्लियामेंट, ये जो एमपी होते हैं लोकसभा के, उनकी जो सदस्यता, उनकी मेंबरशिप छीनी जा सकती है। तो उसमें सबसे पहले तो ये कि एक पर्सन जो है वो दोनों हाउस का मेंबर नहीं हो सकता। कहने का मतलब या तो आप लोकसभा के ही मेंबर होंगे या फिर आप होंगे राज्यसभा के ही मेंबर, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर एक पर्सन है जो अलग अलग जगहों से उसने जैसे अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरा है, मान लो पूरे इंडिया में 4 जगह से उसने फॉर्म भरा है, तो उन 4 जगहों में से अगर वो चारों में जीत गया, तो याद रखना उसको 3 जो जगह है वो छोड़नी पड़ेंगी। किसी एक क्षेत्र को से ही रिलेटेड उसको ये दिखाना पड़ेगा कि मैं यहाँ का एमपी हूँ, मीन्स यहाँ से मैं जीत के आया हूँ। कहने का मतलब मेरा ये है। तो एक से ज़्यादा सीटों पे अगर आप जीतते हो तो आपको कोई भी अपनी एक चॉइस वहाँ पे फाइनल करनी पड़ेगी। फिर अगर हम बात करें, अच्छा सर एक और चीज़ कि अगर आप नहीं करते हैं ऐसा, तो आप जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। फिर सेम अगर बात करें कि कोई पर्सन है, कोई एमपी है, वो ऐसा नहीं हो सकता कि स्टेट लेजिस्लेचर में, मीन्स एमएलए भी है वो, और वो पार्लियामेंट के लिए भी अपना जो चुनाव है वो लड़ रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। उसको पहले स्टेट जो लेजिस्लेचर है उससे आपको रिज़ाइन देना होगा, तभी आप पार्लियामेंट की जो अपनी सीट है उसको भर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। फिर अगर कोई ऑफिस, मान लो कोई एमपी है जो गवर्नमेंट जॉब में है, तो उसको सेम वहाँ अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़नी होगी। ऐसा नहीं है कि आप गवर्नमेंट जॉब में भी हैं परमानेंट और फिर आप एमपी भी बन रहे हैं, तो वो भी नहीं होगा। उस केस में भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। फिर इसके अलावा कोई पर्सन अनसाउंड माइंड है। अनसाउंड माइंड का मतलब ये होता है कि वो इंसान जो सचेत रूप से सही नहीं है, पागल। लॉ में अनसाउंड माइंड को एक तरीके से पागल बोलते हैं। तो अगर कोर्ट ने उसको पागल डिक्लेयर कर रखा है, अनसाउंड माइंड है वो, तो वो भी ऐसे चुनाव जो है वो नहीं लड़ सकता, या मैं सिंपल कहूँ तो वो एमपी जो है उसके लिए एलिजिबल फिर नहीं है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि एक और जैसे फॉर एग्जांपल कोई एमपी है,
रिमेन absent फॉर द सेशन ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड ऑफ 60 डे, 60 दिन तक विदाउट परमिशन, मीन्स कोई परमिशन नहीं है, कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप एमपी बन गए लेकिन आप 60 डेज तक आप आए ही नहीं कभी पार्लियामेंट में, लोकसभा में, तो उस केस में भी आपकी जो सदस्यता है, मेंबरशिप है, वो खत्म हो सकती है। एक और ग्राउंड है कि अगर आप किसी दूसरी सिटीजनशिप आपने एक्वायर कर ली है खुद से, जैसे मान लो आप जापान के सिटीजन बन गए हैं, अमेरिका के सिटीजन बन गए हैं, ठीक है, और वो जो सिटीजनशिप है, नागरिकता आपने खुद से स्वीकार की है, तो उस केस में भी आपकी सदस्यता जो है वो खत्म हो जाएगी। तो ये बहुत सारे ग्राउंड हमने देखे जिसके आधार पे जो एमपी है वो अपनी सदस्यता, अपनी मेंबरशिप को खो सकता है। तो ये वेरियस ग्राउंड हैं, तो आप इन चीज़ों को भी ध्यान रखें। नेक्स्ट चलते हैं हमारा राज्यसभा। तो राज्यसभा को अपर हाउस भी बोलते हैं, ठीक है, और इसी को काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोलते हैं। ये ऑलरेडी हमने देखा था। तो राज्यसभा या फिर काउंसिल ऑफ स्टेट, इसमें जो मैक्सिमम संख्या है वो 250 होती है। 250 से ऊपर मेंबर इसके नहीं हो सकते, और इनमें आउट ऑफ 250 12 जो मेंबर है वो नॉमिनेटेड किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, अलग अलग फील्ड से, जैसे कोई लिटरेचर से, साइंस, आर्ट, सोशल वर्क, इन सब से रिलेटेड। तो 250 में से 12 घटा दो, 12 नॉमिनेट कर रहा है प्रेसिडेंट, और फिर बचे कितने, 238। 238 जो मेंबर हैं वो चुने जाते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज से ही, ठीक है ना। इसका मतलब जो सभी राज्यों की जो सरकारें हैं वहां से, और वो भी सेम उसी तरह हो गया जैसे लोकसभा में भी फिक्स सीटें नहीं थी, पॉपुलेशन के आधार पे चीज़ों का डिसीजन वहाँ पे चीज़ें डिसाइड होती थी। इन द सेम वे राज्यसभा के जो एमपी होते हैं वो भी देखा जाएगा कि किस राज्य से कितनी पॉपुलेशन है, उसी हिसाब से सीटें जो है राज्यसभा की अलग अलग राज्यों में अलग अलग सीटें हैं। फिर एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप ध्यान रखना, जैसे लोकसभा के जो उम्मीदवार होते हैं ना, उनका चुनाव होता है डायरेक्ट इलेक्शन से, मीन्स हम पीपल, कॉमन पीपल वोट करते हैं। लेकिन राज्यसभा के जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्टली इलेक्शन होते हैं। अब इनडायरेक्टली रिलेशन का मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन जो होता है उसका मतलब ये है, क्योंकि हम वोट नहीं करते, हम चुनते हैं एमएलए को। मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल आप हरियाणा से हैं, आप यूपी से हैं या गुजरात से हैं, तो आप पहले अपने एमएलए को वहाँ चुनते हो स्टेट असेंबली में, फिर वो एमएलए चुनते हैं आगे। तो इसका मतलब सिंपल है कि ये इनडायरेक्टली इलेक्शन होते हैं। तो राज्यसभा का जो इलेक्शन है, याद रखना वो क्या है, इनडायरेक्ट इलेक्शन है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। सीट के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे पॉपुलेशन पे देखा जाएगा तो जैसे नागालैंड है, वहाँ पे सोचो सिर्फ राज्यसभा की सिर्फ और सिर्फ एक सीट है, और यूपी जो है वहाँ पे राज्यसभा की 34 सीटें हैं। इसका मतलब अलग अलग राज्यों की अलग अलग सीटें हैं। ये पूरा राज्यसभा की कुछ चीज़ें की। इसके अलावा हमने बात करें तो राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है, ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होगा, एक ये चीज़ आप ध्यान रखें। दूसरा, जो राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 साल। लोकसभा का होता है 5 साल, राज्यसभा का होता है 6 साल। एक और चीज़ आपके मन में यह आया होगा कि परमानेंट बॉडी क्यों है, तो याद रखना दोस्तों, ये परमानेंट बॉडी इसीलिए है क्योंकि इसके जो उम्मीदवार हैं, जैसे हमने जो ऊपर बात की थी, जो 250 जो मेंबर्स हैं, तो सारे के सारे मेंबर एक ही साथ रिजाइन नहीं देते, या सारे के सारे मेंबर जो का कार्यकाल एक साथ ही खत्म नहीं होता है। 6 साल जैसे कार्यकाल है राज्यसभा के हर एक मेंबर का। तो यहाँ पे क्या होता है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज हमारे यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एट एंड ऑफ एवरी 2 ईयर। अब एक एग्जाम्पल से मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। 1/3, 2/3 ये कभी भी आपको दिखाई देना, पजल नहीं होना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं 300, एक एग्जाम्पल के लिए मान लो 300 मेंबर है मान लो, तो उसका 1/3 कितना हो जाएगा, 100। इसका मतलब क्या हुआ, 300 मेंबर में से जो 100 मेंबर है ना, वो 2 साल बाद, हर 2 साल बाद रिटायर हो जाएंगे, ठीक है। फिर से क्या होगा, फिर जो अगले जो 100 हैं वो 2 साल बाद, अगले जो 100 हैं वो 2 साल बाद। अच्छा, आपके मन में फिर यह आएगा कि ये 6 साल का कार्यकाल कैसा हुआ, तो ध्यान रखना उसमें आपको इतना पजल नहीं होना है। एक आप ऐसे समझ लो, जैसे आज मैंने लोकसभा के जो आप इसको बिल्कुल बेसिक से समझो, जैसे आज पहली बार, आज 14 तारीख है, आज फर्स्ट टाइम मान लो लोकसभा हाउस के सारे एमपी आए हैं, ठीक है। तो उसमें हम क्या करेंगे कि नो डाउट स्टार्टिंग में जब हाउस ऐसे राज्यसभा जब चला था ना, बिल्कुल स्टार्टिंग में जब हम आज़ाद हुए, तो उस दौरान याद रखना 2 साल के बाद ही, मीन्स कुछ जो हमारे जो मेंबर थे उनके 6 साल हमने होने ही नहीं दिए, 2 साल बाद कुछ के इलेक्शन करा दिए, वही 1/3 के, फिर 2 साल बाद कुछ के, इस तरीके से फिर उसमें सिस्टमेटिक उसके बाद से लागू अच्छे से हो गया। फिर वो 6 साल प्रॉपर चलेगा,
और तो स्टार्टिंग में तो आपको एक बार थोड़ा सा मिसमैच करना ही पड़ेगा। तो अभी बस आप इतना ही ध्यान रखें कि 1/3 मेंबर जो है वो हर 2 साल में उनका इलेक्शन होता है, फिर नेक्स्ट 2 साल में 1/3, फिर नेक्स्ट 2 साल में 1/3, इस तरीके से चीजें चलती हैं। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ मेंबर इसमें हमेशा ही मौजूद रहते हैं, इसीलिए परमानेंट बॉडी है। तो ये दोस्तों पूरा हमने राज्यसभा के बारे में बेसिक चीजें की। अब आते हैं कि स्पेशल पावर क्या है राज्यसभा की। एक चीज आप हमेशा याद रखना, मनी बिल को छोड़ करके, मनी बिल का जो मेन पावर है वो लोकसभा के पास ही है। मनी बिल को छोड़ के जितने भी बिल होते हैं ना, तो उसमें राज्यसभा के पास भी बिल्कुल इक्वल पावर है लोकसभा के जैसे ही। लेकिन सबसे मेन जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर उसमें आ जाए कि स्पेशल पावर क्या है, तो याद रखना राज्यसभा जो है वो 2 पावर उसकी बहुत ज़्यादा स्पेशल है, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल। पहली जो है जो पावर वो उसको मिलती है आर्टिकल 249 से। अब इसका मतलब क्या है, ये कॉम्प्लिकेटेड दे रखा है इग्नू के मटेरियल में, साइड में मैंने जो लिख रखा है बस आप उतना ध्यान रखना। आर्टिकल 249 ये कहता है कि पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू मैटर इन द स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट। मान लो फॉर एग्जांपल कोई नेशनल इंटरेस्ट के लिए कोई ऐसा मुद्दा आ गया कि देश हित के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है, और वो स्टेट लिस्ट में, याद रखना 3 लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो पावर मतलब जो अधिकार हैं लॉ बनाने का वो सिर्फ यूनियन के पास है। स्टेट जो लिस्ट है उसमें राज्यों के पास है। कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें दोनों कानून बना सकते हैं, जैसे एजुकेशन से रिलेटेड, एजुकेशन में राज्य अपने भी कानून बनाते हैं और यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बनाती है, तो एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। तो इसका मतलब इस पर दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो मेन मैं ये बात कर रहा था कि राज्यसभा के पास जो स्पेशल अलग से पावर है वो क्या है, आर्टिकल 249 के तहत राज्यसभा के पास ये पावर है कि नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड अगर कोई मैटर है, मतलब नेशनल इंटरेस्ट में कोई बहुत जरूरी मुद्दा है, तो उस दौरान स्टेट लिस्ट से रिलेटेड भी कानून जो है वो राज्यसभा बना सकती है। अदरवाइज तो आपको पता है स्टेट लिस्ट से रिलेटेड जो कानून है वो सिर्फ राज्य ही बना सकते हैं। लेकिन नहीं, अगर कोई नेशनल इंटरेस्ट को का मुद्दा है, कोई बहुत बड़ा मुद्दा है जिससे पूरी देश का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, उस केस में आर्टिकल 249 के तहत राज्यसभा हैज द पावर टू मेक द लॉ। दूसरा जो है आर्टिकल 312 जो आर्टिकल है ये भी राज्यसभा को स्पेशल पावर देता है। ये क्या देता है, टू क्रिएट 1 और मोर ऑल इंडिया सर्विसेज। इसका एक एग्जांपल ये साइड में मैंने लिखा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले अगर हम बात करें इंडियन फॉरेन सर्विस, ये नहीं था, ठीक है ना, याद रखना आईएफएस जो है, आईएफएस का मतलब आप इंडियन फॉरेन सर्विस ना रखें, आईएफएस का मतलब है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो मैं ये आपसे बोलना चाह रहा हूँ आर्टिकल 312 के तहत राज्यसभा के पास स्पेशल पावर क्या है कि वो ऑल इंडिया सर्विस को क्रिएट भी कर सकता है और अबॉलिश भी कर सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए 1966 में क्या हुआ, 3 ऑल इंडिया सर्विसेज, जिसमें जैसे एक तो आईएएस हो गया, आपको पता ही है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, एक आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, तीसरी जो अगर हम बात करें इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, तो आईएफएस को जो ऐड किया, मीन्स आईएफएस ऑल इंडिया सर्विस हुई ना ये, तो आईएफएस को ऐड किया। और कल को जैसे फॉर एग्जांपल अब बात उठ रही है, डिबेट एक चल रही है कि ऑल इंडिया लेवल पे जो जजेस की अपॉइंटमेंट होती है, अभी क्या होता है जैसे हाई कोर्ट के जो या जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो जजेस की अपॉइंटमेंट होती है उसके लिए अलग अलग सरकारें, जिस मीन्स हरियाणा में अपने होंगे चुनाव, सॉरी वहाँ का एग्जाम अलग है जुडिशरी का, पंजाब का अलग है भाई, आपका राजस्थान का अलग है, गुजरात का अलग है। तो अभी बात चल रही है इसके ऊपर कि यूपीएससी जैसे ऑल इंडिया यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो अपॉइंटमेंट करता है, उसी तरीके से जजेस की अपॉइंटमेंट भी ऑल इंडिया लेवल पे होनी चाहिए। तो बात ये है कि अगर ऑल इंडिया सर्विस से रिलेटेड कल को जजेस से रिलेटेड अगर कोई कानून लाना हो तो 312 के तहत राज्यसभा जो है वो उसके पास पावर है कि ऑल इंडिया सर्विसेज को वो क्रिएट कर सकती है। तो ये 2 स्पेशल पावर है आर्टिकल 249 के तहत मैंने बताया और एक 312 के तहत। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो मनी बिल को छोड़ करके बाकी सभी जो बिल होते हैं उसमें भी राज्यसभा के पास बिल्कुल पावर है, सेम जो लोकसभा के पास है। बस राज्यसभा की 2 स्पेशल पावर जो है वो आप इन चीज़ों को ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लोकसभा के पास ये स्पेशल पावर नहीं है। ये जो 2 आर्टिकल हमने बात की इनसे रिलेटेड पावर सिर्फ राज्यसभा के पास है। अब चलते हैं हम आगे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कौन होते हैं। याद रखना प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स वो होते हैं जो हाउस को चलाते हैं,
ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करें लोकसभा में कौन होता है, लोकसभा में होंगे स्पीकर, और जब स्पीकर नहीं मौजूद होते तो याद रखना डिप्टी स्पीकर भी होता है। सेम अगर राज्यसभा में हम बात करें तो राज्यसभा में चेयरपर्सन होता है, और चेयरपर्सन कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट। और अगर चेयरपर्सन कभी नहीं है मौजूद, वो कहीं बिजी हैं, कहीं गए हुए हैं, तो उस दौरान हाउस को, राज्यसभा को कौन देखेगा, डिप्टी चेयरपर्सन। तो आपको किस तरीके से याद रखना है कि लोकसभा को चलाने वाले, जैसे आपने देखा होगा जब हाउस चल रहा है मान लो लोकसभा, तो उसमें ना ऊपर की तरफ एक पर्सन मान लो बैठे रहते हैं, वो स्पीकर ही होते हैं जो पूरे हाउस को चलाते हैं कि भाई कब कोई क्वेश्चन पूछेगा, किस टाइम पे किसको कितना कितना टाइम मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें जो हम वो स्पीकर ही देखते हैं। तो लोकसभा में होते हैं स्पीकर, और स्पीकर नहीं है तो कौन देखेगा, डिप्टी स्पीकर। तो दो वहाँ पे हो गए। राज्यसभा में मैंने बताया चेयरपर्सन, और याद रखना चेयरपर्सन ही होता है वाइस प्रेसिडेंट, इस बात को भी आप ध्यान रखना। तो राज्यसभा में एक साइड, राज्यसभा में कौन कौन हुए, तो राज्यसभा में सबसे मेन जो है वो है आपके प्रेसिडिंग ऑफिसर जो है वो है चेयरपर्सन, जिनको वाइस प्रेसिडेंट ही वो है मेनली। और दूसरा, अगर वाइस प्रेसिडेंट या फिर वो जो चेयरपर्सन अगर नहीं है मौजूद, तो राज्यसभा के हाउस को कौन चलाएगा, तो है डिप्टी चेयरपर्सन। ये बात आप ध्यान रखना। अब हम चलते हैं स्पीकर के ऊपर। तो स्पीकर कहाँ होता है, ये प्रेसिडिंग ऑफिसर होता है लोकसभा में। तो स्पीकर के ऊपर अब हम चलते हैं। तो देखो स्पीकर जो होता है मीन्स लोकसभा के जो प्रेसिडिंग ऑफिसर्स होते हैं, वो एक हाई डिग्निटी और अथॉरिटी मीन्स हाईली उसकी एक रिस्पेक्ट है काफ़ी, और इम्पार्शियल मैनर में, इम्पार्शियल मतलब जब कोई स्पीकर चुना जाता है तो याद रखना वो किसी भी पार्टी का हो, जब एक बार पर्सन स्पीकर चुन गया उसके बाद वो किसी पार्टी को फेवर नहीं करता है, उससे उम्मीद ये की जाती है कि इम्पार्शलिटी वो दिखाए, मीन्स किसी के साथ वो भेदभाव ना करे, क्योंकि जो स्पीकर है फिर वो सभी लोगों का है, वो सभी एमपी का है, वो किसी एक पार्टी का नहीं है ना। तो स्पीकर जो है वो एक हाईली डिग्निटी और अथॉरिटी वाली बिल्कुल सिंबल बन जाता है, और एक बार जब ये चुन जाते हैं तो उसके बाद ये इम्पार्शलिटी होकर अपना काम करते हैं। फिर चलते हैं कि स्पीकर करते क्या है, तो वही जो हमने बात की एफिशिएंट कंडक्ट, मीन्स जो हाउस मीन्स लोकसभा जब चल रहा है तो उसमें जो भी कामकाज होगा, जो भी चीज़ें होंगी, वो सारी की सारी स्पीकर ही देखते हैं, मेंटेन करते हैं पूरा डेकोरम इन द हाउस, डिसाइडेड मीन्स कौन सा ऑर्डर आया, किसी ने मान लो बीच में बहसबाजी शुरू कर दी तो स्पीकर ही उनको रोकते हैं कि भाई थोड़ा सा हाउस जो है उसको चलने दो, ये सही चीज़ नहीं है। और कई बार जब ये एमपी ज़्यादा ही हंगामा कर देते हैं तो कुछ टाइम के लिए जो सदन होता है उसको रोक दिया भी जाता है, या कई बार एमपी बहुत अपनी हदें पार कर दें तो उनको कुछ टाइम पीरियड के लिए डिस्क्वालीफाई भी जो स्पीकर हैं वो कर सकते हैं, उनके पास ये पावर है। फिर जो एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, याद रखना कोई भी जब बिल आता है तो कोई भी बिल मनी बिल है या मनी बिल नहीं है, ये डिसीजन ही भी स्पीकर लेता है। मान लो फॉर एग्जांपल एक बिल आया, बीजेपी कोई बिल लेके आई और उसमें अपोजिशन का ये क्लेम है, अपोजिशन ये विरोध कर रहा है कि ये बिल तो मनी बिल है, और हमने देखा था कि मनी बिल जो है उससे संबंधित राज्यसभा के पास पावर नहीं है। तो कई बार गवर्नमेंट क्या करती हैं, कुछ कुछ बिल को इस तरीके से लाती हैं कि वो मनी बिल है इस रूप में दिखाती हैं, ताकि राज्यसभा में उनको पास कराना ही ना पड़े, वो झंझट ही खत्म हो जाए फिर। ठीक है, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अपोजिशन अगर विरोध भी कर रहा है तो वो अपोजिशन डिसाइड नहीं करेगा कि कौन सा बिल मनी बिल है या नहीं है, ये डिसीजन जो है ये स्पीकर के पास है। तो स्पीकर क्लैरिफाई करेगा कि कौन सा बिल जो है वो मनी बिल है या नहीं है। इसके अलावा हमने बात की जो स्पीकर है वो पूरे हाउस के जो लीडर्स होते हैं उनसे कंसल्ट करेगा। ठीक है, अगर मान लो आप एमपी हो अपोजिशन पार्टी में, जैसे कांग्रेस के मान लो आप एमपी हो, आपको कहना है कि मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ हमारे फॉरेन मिनिस्टर से, तो इस तरीके से आप ये सारी जो आपको टाइम देगा, ठीक है, और आपके क्वेश्चन को सुना जाएगा, ये सारे काम भी स्पीकर ही करवाएगा। मैं स्पीकर कहेगा ठीक है मैं आपके क्वेश्चन को के लिए आपको टाइम देता हूँ, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस तरीके से ये सारी चीज़ें भी कौन करता है, स्पीकर। एक स्पीकर याद रखना, स्पीकर की वजह से वोट नहीं डालते हैं स्पीकर। जैसे फॉर एग्जांपल किसी जब हाउस में वोटिंग चल रही है किसी बिल के ऊपर, तो उसमें स्पीकर के पास मीन्स स्पीकर जो है वो वोट नहीं करते हैं जनरली, लेकिन एक केस में स्पेशल पावर है। किस केस में, ध्यान से सुनना। कभी कभी ऐसा होता है कि जो मामला ऐसा फंस जाता है कि टाई हो जाता है, कि जितने जो वोट है फेवर में पड़े उतने ही वोट अगेंस्ट में पड़े, तो उस केस में स्पीकर की जो वोट है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि स्पीकर की एक वोट
टाई के केस में याद रखना उसी बिल को या तो पास भी करवा सकती है या फिर उस बिल को रिजेक्ट भी करवा सकती है। तो इसीलिए स्पीकर का जो वोट है, उसकी जो वोट की ताकत है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अगर हम बात करें कि मान लो कई बार क्या होता है, जैसे कोई बिल आया, और कई बार बिल ऐसे पेचीदे होते हैं जिसके बारे में ज़्यादा हमारे एमपी को जानकारी नहीं होती। जैसे मान लो कोई मेडिकल से रिलेटेड बिल है, अब उसके बारे में ज़्यादा मेडिकल टर्म्स जो हैं वो हमारे एमपी को नहीं पता। तो उस केस में क्या होता है, स्पीकर उन बिल को फर्दर, ताकि वो क्लैरिफाई हो जाए, उस बिल में क्या क्या चीज़ें हैं वो अच्छे से सबको समझ आ जाएं सभी एमपी को, तो वो कमेटी के पास भेज देते हैं। तो कहने का मतलब कई बार पेचीदे जो मामले फंसते हैं तो स्पीकर के पास ये पावर है कि वो कमेटी को कमेटी बना सकते हैं, और उस कमेटी को कोई अपनी जिम्मेदारी, वो काम पर्टिकुलर भेज सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी स्पीकर के पास के जो पावर होती है। फिर से बोलूं तो कमेटी को अपॉइंट कर सकते हैं, अगर टाई होता है कभी कोई वोटिंग के दौरान तो ये अपनी वोट जो है वो डाल सकते हैं। तो इनकी वोट की कीमत बहुत ज़्यादा है, कब कोई क्वेश्चन पूछेगा, कब किसको कितना टाइम मिलेगा, ये सारी चीज़ें जो है ये स्पीकर ही डिसाइड करता है। कौन सा बिल मनी बिल है या नहीं है ये स्पीकर डिसाइड करेगा। सारे जो पूरे हाउस को चलाना और जो रूल्स रेगुलेशन से रिलेटेड चीज़ें बनाना, ये सारा स्पीकर ही देखेगा, ये सारी चीज़ें हैं। फिर अगर हम बात करें कि स्पीकर का जो कंडक्ट है, मीन स्पीकर ने कोई बात कही, कोई उन्होंने किसी को डांट दिया, किसी को डिस्क्वालीफाई कर दिया, मान लो कोई एमपी बदतमीजी कर रहा था, तो स्पीकर के डिसीजन को याद रखना हम हाउस में डिस्कस नहीं कर सकते। मीन्स उसके पास ये प्रिविलेज है, स्पीकर ने जो कर दिया एक तरीके से, तो उनके पास पावर है कि उनकी वो सुनी जाएगी, उनकी बात वो मानी जाएगी। ठीक है ना। दूसरा है कि हिज और हर सैलरी जो है वो कॉन्सिलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से उनको मिलती है। तो ये कई बार आपने जरूर देखा होगा, जैसे हाई कोर्ट या जो जो जजेस होते हैं उनकी सैलरी भी कॉन्सिलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही आती है। अब ये क्या मतलब है, तो याद रखना जितना भी सरकार पैसा लाती है रेवेन्यू के थ्रू सरकार के पास आता है, और जितना खर्च होना होता है तो वो सारा इसी कॉन्सिलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही सरकार, एक तरीके से ऐसे समझ लो एक ये मेन अपना हाउस मेन चीज़ है जहाँ पे सारा पैसे का ले दे का काम सरकार जो है वो करती है। तो उन्हीं से कॉन्सिलिडेटेड जो फंड ऑफ इंडिया है वहाँ से इनकी जो सैलरी है वो डिसाइड होती है। और किसी भी पर्सन की, याद रखना, कॉन्सिलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर सैलरी आ रही है, इसका मतलब भी ये शो होता है कि वो पर्सन बहुत पावरफुल है। इस चीज़ को भी आप थोड़ा ध्यान रखें। फिर अगर हम बात करें कि अगर मान लो कई बार हाउस जब डिसॉल्व हो गया है ना, हाउस डिसॉल्व का मतलब जैसे मैंने अभी बताया कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आया अभी सरकार के खिलाफ और सरकार गिर गई। जैसे बीजेपी की एक बार जब अटल बिहारी जो वाजपेयी सर थे, तो उस दौरान उनकी सरकार गिर जाती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है और सरकार गिर जाती है। तो जब सरकार डिसॉल्व हो, मीन्स लोकसभा हाउस जब डिसॉल्व हो गया ना, तो याद रखना स्पीकर का जो ऑफिस है वो स्टिल रहेगा। कब तक, जब तक कोई दूसरा हाउस नहीं आ जाता। फिर से बोल रहा हूं, जैसे मान लो अभी मैंने कहा बीजेपी है, अब कल को ये सरकार गिर जाए तो लोकसभा हाउस डिसॉल्व हो गया, तो लोकसभा डिसॉल्व हाउस होने के बाद जब तक कोई नई सरकार चुन के नहीं आ जाती लोकसभा में, तब तक स्पीकर का ऑफिस ऐसे के ऐसे रहेगा। तो स्पीकर जो है उसकी पावर जो है वो डिसॉल्व नहीं होगी, मेरा कहने का मतलब ये है। तो ये भी आप ध्यान रखें, पूरा स्पीकर से रिलेटेड हमने देखा। अब चलते हैं चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। तो जो राज्यसभा में जो प्रीसीडिंग ऑफिसर होते हैं उनको बोलते हैं चेयरपर्सन। और ये कौन होते हैं, तो ये वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, ये जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं तो वो चुन के कैसे आते हैं, तो ध्यान रखना वो चुन के आते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के तहत। अब ये क्या मतलब होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, तो दोस्तों ये भी मैं बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आप एमपी हो, ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन हो रहा है शुरू, तो उसमें देखो क्या होता है, अपोजिशन वाले बंदे भी तो अपना उम्मीदवार कोई खड़ा करेंगे, और कोई करंट जो गवर्नमेंट है वो भी अपना उम्मीदवार खड़ी करेगी। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के तहत होता ये है कि मान लो ए बी दो ऐसे पर्सन है, तो आप क्या करोगे, आप उसमें नाम इस तरीके से डालोगे कि ये मेरी पहली चॉइस है। समझ रहे हो ना, कहने का मतलब वो उसमें ना एक तरीके से ऑप्शन होता है कि ये मेरी फर्स्ट चॉइस है, ये मेरी सेकंड चॉइस है। तो ऐसे ही हर एक पर्सन अपनी अपनी वो जो चॉइस है वो डाल देंगे, तो उसमें जो जिसको सबसे पहले चॉइस मिली है वो बंदा फिर जीत जाएगा।
तो ये होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। और ये सीक्रेट बैलेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि जब आप ऐसे वोट करते हो ना ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के तहत, तो उस केस में ध्यान रखना आपका जो नाम है वो बाहर नहीं आता है कि आपने इस पर्सन ने इसको वोट दिया है या इस पर्सन ने इसको वोट नहीं दिया, ऐसा नहीं होता है। तो सीक्रेट बैलेट में बिल्कुल होता है। तो चेयरपर्सन जो है मैंने बताया राज्यसभा के, वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। और वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो कैसे इलेक्ट किए जाते हैं, तो बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट असेंबल्ड, मीन्स लोकसभा और राज्यसभा जो दोनों हाउस हैं वो असेंबल होते हैं, और फिर सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के तहत वोट होगी, और उसमें फिर जो सबसे ज़्यादा वोट पा लेगा वो जीत जाएंगे और वो बन जाएंगे वाइस प्रेसिडेंट। फिर आते हैं कि वॉइस प्रेसिडेंट किसी भी इसके हाउस ऑफ पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं, तो आंसर है नहीं। तो वॉइस प्रेसिडेंट इज नॉट ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट। वो ना तो लोकसभा के एमपी होंगे, ना वो राज्यसभा के एमपी होंगे, इसके अलावा ना ही वो राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उनके मेंबर होंगे। तो किसी के भी मेंबर वॉइस प्रेसिडेंट नहीं होते। अब एक इंटरेस्टिंग चीज, जो राज्यसभा के जो उम्मीदवार होते हैं उनका कार्यकाल तो 6 साल होता है, लेकिन ये जो चेयरपर्सन है मीन्स वाइस प्रेसिडेंट, इनका जो चुनाव मीन्स कार्यकाल 5 साल के लिए होता है। आप इस बात को भी ध्यान रखें, ठीक है। एक और चीज, क्या इनको बीच में हटाया जा सकता है, तो हाँ जी बिल्कुल हटाया जा सकता है। और वो तब जब राज्यसभा में मेजोरिटी में जो मेंबर हैं वो उनके खिलाफ एक रिजोल्यूशन अगर पास कर दें। फिर से बोल रहा हूँ, राज्यसभा के जो मेंबर हैं वो मेजोरिटी में अगर वो रिजोल्यूशन लाते हैं, वो कोई ऐसे कहते हैं कि भाई नहीं हमें अब ये वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है, तो रिजोल्यूशन उनको लाना होगा मेजोरिटी में, और वो पास होगा राज्यसभा में, और उसके बाद सेम मेजोरिटी में ही लोकसभा से भी पास कराना होगा, तभी जाके आप वाइस प्रेसिडेंट को हटा सकते हो। और बाकी फंक्शन और ड्यूटी बात करें तो जो हमने जो लोकसभा के स्पीकर की देखी थी कि कैसे वो हाउस को चलाते हैं, पूरा मेंटेन रखते हैं, उसी तरीके से राज्यसभा के जो चेयरपर्सन होते हैं मीन्स वॉइस प्रेसिडेंट, उनकी भी सेम पावर होती है जस्ट लाइक द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो ये पूरा हमने देखा राज्यसभा के चेयरपर्सन के बारे में। अब चलते हैं दोस्तों, लेजिस्लेचर प्रोसीजर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं, आप ध्यान से सुनिएगा। ये देखो, इतना आपको लगेगा कि बाप रे बाप इतना अंडरलाइन है कैसे करेंगे, तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप ध्यान से सुनो। लेजिस्लेचर का प्रोसीजर का मतलब ही है कि कोई भी कानून बनाना जब होता है तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस होती हैं, क्या क्या स्टेज होती हैं। तो उसके लिए दोस्तों 3 स्टेज हैं। पहली स्टेज आप ध्यान से सुनना, पहली स्टेज में इंट्रोडक्शन ऑफ ए बिल। एक बिल जो है वो सबसे पहले आएगा, मान लो लोकसभा में आया, ठीक है। उस बिल में क्या होगा, सिर्फ दे रखा होगा ऑब्जेक्ट और रीजन। भाई कोई भी बिल आप जब प्रस्तुत कर रहे हो किसी हाउस में, तो आप बताओगे ना कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये बिल क्यों लाए हो तुम, या फिर रीजन दोगे कि भाई ये बिल हम इसलिए लाए हैं। तो फिर से बोल रहा हूँ, पहली स्टेज में कोई भी बिल मतलब जब कानून बनता है, तो कानून तो तभी बनेगा जब फाइनली प्रेसिडेंट का साइन होगा, तो उससे पहले बहुत सारा प्रोसेस होता है। तो उसमें सबसे जो पहली प्रोसेस मैंने बात की, तो बिल सबसे पहले आएगा किसी भी हाउस में, लोकसभा में भी लाया जा सकता है, राज्यसभा में भी लाया जा सकता है, ऐसी कोई फिक्स नहीं है, बट किसी भी हाउस में आप लेके आए तो वहां पे सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव बताओगे, आप रीजन दोगे कि क्यों ये बिल हम लेके आए हैं। और याद रखना, पहली बार जब बिल आता है तो सिर्फ एक रीडिंग होगी, दैट्स इट। उस पर डिबेट, डिस्कशन, बहसबाजी नहीं होती है। पहली बार में जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एमपी हूं, तो मैं एक बिल लेके आया लोकसभा में और मैंने पढ़ के सुना दिया कि भाई हमारी सरकार ये बिल लेके आ रही है, उसका ये ऑब्जेक्टिव है, ये चीजें हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जस्ट रीडिंग में करूंगा। 2 तरीके के बिल लाए जा सकते हैं, ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल। मनी बिल वो होता है जो मनी से रिलेटेड जो इश्यूज उसमें हो, और ऑर्डिनरी बिल मतलब फिर मनी बिल को छोड़ के जितने भी बचे वो ऑर्डिनरी बिल। तो अब हम बात करते हैं कि जो बिल है जैसे अदर देन मनी बिल, वो किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लेकिन जो मनी बिल है याद रखना वो स्पेशल ही पहले लोकसभा में ही आएगा। क्लियर है? तो हमने जो अभी अभी बात की थी कि बिल को किसी भी हाउस में लाया जा सकता है, तो ये सिर्फ किसको छोड़ करके, मनी बिल को छोड़ करके। अगर मनी बिल से रिलेटेड आप ला रहे हो कोई बिल, तो वो पहले लोकसभा में आएगा। दूसरी चीज, जब कोई भी बिल जब आता है तो उसको पहले आप इंडियन गैजेट में पब्लिश भी करोगे कि भाई हमने ये बिल हम ला रहे हैं।
अब आते हैं कि जब पहली जो मैंने कहा रीडिंग जब होती है तो उसमें कोई डिबेट डिस्कशन नहीं होती, उसमें सिर्फ एक ब्रीफ स्टेटमेंट दी जाती है कि ये जो बिल है इसका ये एम है, ये ऑब्जेक्टिव है, इसलिए हम लेके आ रहे हैं। मान लो उसमें कोई बिल का विरोध कर रहा है या कोई कह रहा है कि नहीं नहीं ये बात तो इस बिल में बेकार है, तो या तो आप उसी दौरान जो पर्सन जो एमपी जो है जो बिल को पढ़ रहा है, तो या तो उसी दौरान वो जवाब दे दे कि भाई ये चीजें हैं, या फिर एक तरीके से मामला फंस जाए, विरोध ज्यादा होने लगे तो स्पीकर वोट करा लेंगे, है ना। लोकसभा में अगर आया है तो स्पीकर वोट कराएंगे, राज्यसभा में अगर आया है तो चेयरपर्सन वोट कराएंगे। तो मान लो लोकसभा में है तो स्पीकर वोट कराएंगे, और वोट में मेजोरिटी ये कहती है कि इस बिल को आगे जाना चाहिए, मीन्स ये बिल सही है और हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर वो बिल नेक्स्ट स्टेज में चला जाएगा। ठीक है ना। एक बस एक और चीज, क्या बिल जो है वो एमपी ही ला सकता है या कोई अदर बंदर सॉरी अदर मेंबर भी? तो ध्यान रखना, ए बिल में बी इंट्रोड्यूस आइदर बाय ए मिनिस्टर और ए प्राइवेट मेंबर। तो ये भी कई बार एमसीक्यू में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेते हैं कि सॉरी कोई भी जो बिल है वो या तो मिनिस्टर लेके आए मीन्स एमपी, या फिर कोई प्राइवेट मेंबर भी ला सकता है। ठीक है ना। और ये सारी चीजें मैंने बता दी कि सिर्फ पहली रीडिंग होगी, उसमें एम एंड ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा। दो टाइप के बिल होते हैं, ऑर्डिनरी और मनी बिल। ऑर्डिनरी बिल जो को किसी भी हाउस में लाया जा सकता है, मनी बिल को सबसे पहले लोकसभा में ही लाना होगा। कोई अगर ऑब्जेक्शन करता है तो सबसे पहले आप वोट करा लो। वोट में अगर मेजोरिटी ये कहती है कि ये बिल सही है और इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, तो फिर बिल पहुंच जाएगा नेक्स्ट स्टेज में, जिसको बोलते हैं सेकंड स्टेज। अब सेकंड स्टेज में कोई बिल पहुंच गया तो वहां पे भी चार अब ऑप्शन है। पहला, उस बिल के ऊपर आप अब बहस करना शुरू करो, डिबेट करो, डिस्कशन करो और कंसिडरेशन ले लो। कंसिडरेशन का मतलब ये होता है सहमति। तो सेकंड स्टेज में पहला क्या ऑप्शन है आपके पास कि जब बिल इंट्रोड्यूस हुआ उसके बाद आप अच्छे से डिबेट करो और एक सहमति जो है फाइनल आप बना लो कि हाँ ये बिल हम कर रहे हैं। क्लियर। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो एक और ऑप्शन क्या है, इट मे बी रिफर टू ए सिलेक्ट कमेटी। कई बार मैंने अभी बताया आपको कि ना बिल कोई पेचीदे हो जाते हैं, जिसकी लैंग्वेज मान लो मैंने इंट्रोड्यूस किया बिल को और उसकी लैंग्वेज बहुत पेचीदी है, उसमें काफ़ी टेक्निकल टर्म्स हैं, मेडिकल टर्म्स हैं, कुछ समझ नहीं आया एमपी को, तो उस केस में स्पीकर क्या करेंगे। नो डाउट एमपी जो है वो ये कह रहे हैं कि ये बिल आना चाहिए, ठीक है हम रेडी हैं, तो सेकंड स्टेज में आ गया। तो सेकंड स्टेज में आने के बाद मैंने कहा क्योंकि एमपी को कुछ ज़्यादा समझ तो है नहीं उस बिल के बारे में, तो वो सिलेक्ट कमेटी, तो स्पीकर लोकसभा में और राज्यसभा में कौन, चेयरपर्सन, तो वो उसको क्या करेंगे सिलेक्ट कमेटी के पास भेज देंगे। तो वो कमेटी उस बिल के अच्छे से जांच करेगी, उसको बहुत अच्छे से उसको बिल्कुल समझेगी और सरल और इजी भाषा में फिर वो हाउस के आगे प्रस्तुत करेगी। तो ये है सेकंड ऑप्शन। तीसरा, कई बार मामला ऐसा फंसता है कि मैटर ऐसा हो जाता है कोई बिल जो स्टेट को भी अफेक्ट करता हो, जैसे जीएसटी का मामला ले लो, जब गुड एंड सर्विस टैक्स आया तो वो इतनी इजीली पास नहीं हुआ था दोनों हाउसेज में। तो उस केस में जब मामला बहुत पे और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो और जिसमें राज्यों की सरकारें भी कहीं ना कहीं उसमें ऑब्जेक्ट कर रही हूँ कि नहीं ये बिल तो बहुत खतरनाक है, या फिर जो राज्यसभा, क्योंकि आपको पता है वो हाउस ऑफ द स्टेट ही है, क्योंकि राज्यों की बात वहाँ पे रखी जाती है राज्यसभा में, तो कोई ऐसा अगर बिल है जिसमें राज्यों का इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ है तो उस दौरान ज्वाइंट कमेटी को भेज दिया जाता है। तो ज्वाइंट कमेटी वही कमेटी होती है जो दोनों हाउसेज की कॉमन कमेटी को बोलते हैं ज्वाइंट कमेटी। यह है थर्ड ऑप्शन। फोर्थ है कि अगर मान लो लगे कि नहीं भाई अगर हमने इस बिल के बारे में चर्चा की या इसके ऊपर कुछ हमने पास किया तो कल को बहुत बड़ा हंगामा हो सकता है पब्लिक में, तो एक ऑप्शन ये भी है कि पब्लिक डोमेन में मीन्स न्यूज़पेपर या एड में इस तरीके से पब्लिक डोमेन में भी डाल दिया जाता है ताकि फर्दर कोई कंट्रोवर्सी ना हो। तो एक मिनट में अगर दोबारा बताऊं, जो बिल मैंने इंट्रोड्यूस किया था वो सेकंड स्टेज में चला गया। सेकंड स्टेज में जाने के बाद चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि अब सारे जो एमपी हैं वो डिबेट करें, डिस्कशन करें और फाइनली सहमति असहमति जो है वो अपनी जारी करें, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है कि लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं समझ आ रहा है एमपी को, लेकिन वो बिल था अच्छा इसीलिए वो ज़रूरी है उस पर बात करनी, तो फिर स्पीकर लोकसभा के, और अगर वो राज्यसभा में बिल आया था तो वहाँ चेयरपर्सन होंगे, तो उनके पास पावर है कि वो सेलेक्ट कमेटी को भेज दें और सेलेक्ट कमेटी फिर उसमें से सारी चीज़ें अच्छे से इजी लैंग्वेज में करके और वो फिर वापस से हाउस में सभी एमपी के सामने प्रस्तुत किया जाएगा।
थर्ड है कि अगर नेशनल कोई ऐसे स्टेट का इंटरेस्ट भी उसमें जुड़ा हो, मामला कोई ऐसा हो बिल में, तो उस दौरान ज्वाइंट कमेटी के पास भेज दिया जाएगा और ज्वाइंट कमेटी भी सेम वही काम करेगी, अच्छे से उस बिल की छानबीन करेगी और फिर वो हाउस में भेज देगी। और फोर्थ है कि कई बार पब्लिक ओपिनियन भी लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सरकार नहीं चाहती कि कल को उनके ऊपर उंगली उठे, हंगामा बढ़े, तो पब्लिक डोमेन में भी उसको डाल दिया जाता है। 4 ऑप्शन होते हैं सेकेंड स्टेज में। अब मान लो दोस्तों, बात आती है ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, इसी में ही सेकेंड स्टेज में थोड़ा कुछ और देख लेते हैं। ये जो मैंने अभी बताया था कि भाई अगर या तो आप सीधा डिस्कस कर लो, फिर सहमति ले लो, हाँ यही सब है, सॉरी इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल यही सब है दोस्तों, ठीक है। ये सेकंड स्टेज है पूरी। अब आते हैं थर्ड स्टेज में। थर्ड स्टेज का मतलब ये है कि अब एक और चीज़, जैसे सेकंड स्टेज में हमने 4 ऑप्शन जो देखे, अब 4 ऑप्शन में से कोई ना कोई ऑप्शन तो आप फाइनल तक पहुंचोगे ही ना। मान लो अब ज्वाइंट कमेटी का ले लो, एक एग्जाम्पल है। ज्वाइंट कमेटी जो थर्ड ऑप्शन था उसमें आपने भेजा था, क्योंकि स्टेट का इंटरेस्ट भी उसमें था, जैसे जीएसटी के केस में। तो ज्वाइंट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी कि भाई सही है ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल बहुत अच्छा है, और हाउस के आगे वो प्रस्तुत कर दिया। फिर वहां पे डिबेट डिस्कशन। याद रखना, इन चारों ऑप्शन जो मैंने बात बताई, इनके कमेटी के बाद भी, मान लो कमेटी के पास आप भेज भी रहे हो, तो कमेटी भी तो अपनी रिपोर्ट देगी ना, और उस रिपोर्ट के बाद भी आप डिस्कशन तो करोगे ही। तो अगर डिबेट डिस्कशन मतलब ये सेकंड स्टेज में होना ही होना है फाइनल में फिर। और अगर डिबेट डिस्कशन में मेजोरिटी में ये बात कर दी जाती है कि नहीं अब जो है ये चीज़ सही है, और मेजोरिटी एमएलए ने वोटिंग में कर दी कि भाई ये बिल जो है वो बिल्कुल सही है, हम इसके पक्ष में हैं। अगर मेजोरिटी पक्ष में नहीं है तो वो बिल तो सेकंड स्टेज पे ही फिर अपनी ख़त्म हो जाएगा, वो समझो वापस मर गया, वो जो बिल था वो ख़त्म सेकंड स्टेज में ही। लेकिन अगर क्योंकि हमें अगली स्टेज में पहुंचाना है, तो हम मान लेते हैं अभी कि जो भी बिल था वो फिर सेकंड स्टेज में भी पास हो गया, मींस मेजोरिटी एमपी ने ये कहा कि ये बिल जो है हम चाहते हैं कि आए। तो फिर थर्ड स्टेज में क्या होगा कि मान लो जो बिल पास हो गया था जो सेकंड स्टेज में, उसको फिर क्या किया जाएगा, उसको एक हाउस से जिसमें भी वो पास हुआ है, जैसे मान लो लोकसभा में पास हुआ है वो, तो उसको पहले वहां पे एक रीडिंग होगी। बिल पास होने के बाद भी एक रीडिंग होती है, फाइनल रीडिंग। और उसमें कुछ नहीं, बस एक तरीके से स्पीकर फिर ये पूछेगा कि कौन कौन इसके पक्ष में है तो हाथ उठाओ, कौन कौन विपक्ष में है हाथ मत उठाओ, इस तरीके से। तो जस्ट एक फॉर्मेलिटी। सेकेंड स्टेज सबसे मेन स्टेज है। थर्ड स्टेज में तो बिल पास हो गया, तो बस एक फॉर्मेलिटी के लिए जो है वो ऐसे करते हैं स्पीकर, ठीक है। और फिर फाइनली मतलब हो गया, मैंने कहा कि बिल्कुल जी हम सहमत हैं। तो उसमें भी कुछ थर्ड स्टेज में एक चीज़ है यहाँ पे छोटी सी और, कि अब मान लो लोकसभा में आप वो बिल लेके आए थे और लोकसभा में वो बिल पास हो गया थर्ड स्टेज में, तो उसके बाद आप उस बिल को भेजोगे किसमें, राज्यसभा में। ठीक वॉइस वर्सा ले लो, आप राज्यसभा में लेके आए थे और राज्यसभा में वो बिल जो है वो थर्ड स्टेज तक पहुंच गया, मीन्स बिल पास हो गया मेजोरिटी से, तो फिर सेम आप भेज दोगे उसको लोकसभा के पास। और सेम चीज़ें हैं वही लोकसभा के पास भी, क्या ऑप्शन मतलब क्या होगा। तो अब जब दूसरे हाउस में आप भेजते हो किसी भी हाउस में, तो वहां पे भी 3 ऑप्शन निकल के आते हैं। पहला कि जो जिस हाउस के पास भेजा गया है वो भी उसको पास कर दे। दूसरा, वो उस बिल को पास ना करके उसमें कुछ अमेंडमेंट के लिए बोल दे। मान लो लोकसभा में कोई बिल था, हमने भेज दिया उसको राज्यसभा में, तो राज्यसभा उसको या तो पास कर दे, सबसे बढ़िया है, या फिर वो कहेगी नहीं नहीं इसमें भैया खामियां हैं, आप प्लीज इसमें अमेंडमेंट करिए, तो वो वापस से फिर लोकसभा में आ जाएगा और वो लोकसभा वाले अमेंडमेंट करके फिर से वापस वहां पे भेज देंगे, ये एक तरीके से। तीसरा, मान लो राज्यसभा जो है वो ये कहती है कि कोई उस पर एक्शन ही नहीं लेती, ठीक है ना, और 6 महीने चले जाते हैं, 6 महीने हो गए और कोई एक्शन उस बिल पे नहीं लिया गया दूसरे हाउस के द्वारा, तो वो बिल रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। तो इसका मतलब अगर अब हम बात करें कि लोक सभा से जो बिल है वो राज्यसभा में गया, और अभी हम मान लेते हैं कि चलो उसमें वो बिल वहां से भी पास हो गया, तो फिर वो जाएगा किसके पास, प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट जब साइन कर देगा तो वो बिल बन जाएगा कानून, दैट इज लॉ, ठीक है। तो ये है दोस्तों हमारा पूरा जो है उसकी, क्या हमने टॉपिक पढ़ रहे थे हम, टॉपिक था कि कैसे कोई कानून बनता है। तो पहली स्टेज, दूसरी स्टेज मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड स्टेज में तो कुछ नहीं है, बिल जब पास हो जाता है तो एक जस्ट रीडिंग होती है,
और फाइनली उसकी सहमति करके दूसरे हाउस को भेज दिया जाता है। दूसरे हाउस के पास 3 ऑप्शन है। पहला, या तो उस बिल को पास कर दे, या वो उस बिल में कुछ चेंज करवाना चाह रहा है तो वापस से पहले हाउस को भेज दे, और या फिर वो 6 महीने के लिए उस बिल को रोक दे, तब भी वो बिल फाइनली फिर खत्म हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। और जब मान लो बिल पास हो गया दोनों हाउस से, तो वो चला जाता है प्रेसिडेंट के पास। और प्रेसिडेंट उस केस में क्या कर सकते हैं कि या तो वो साइन करें प्रेसिडेंट, ठीक है, या फिर प्रेसिडेंट के पास भी एक ऑप्शन होता है कि प्रेसिडेंट उस बिल को वापस भेज सकते हैं कि फिर से एक बार इस पर जांच कर लो, इसमें कुछ कमियां हैं। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मान लो उसने प्रेसिडेंट ने बिल वापस भेजा और दोनों हाउसेज ने ये बोल दिया कि नहीं इसमें कोई कमी नहीं है, तो प्रेसिडेंट को फिर फाइनली साइन करना ही होगा। प्रेसिडेंट हैज़ नो पावर टू विदहोल्ड हिज एसेंट, मीन्स प्रेसिडेंट उसको फिर रोक नहीं सकते। अगर दोबारा से हाउसेज ने भेज दिया प्रेसिडेंट के पास कि नहीं नहीं हमने देख लिया कुछ कमी नहीं है, आप साइन करो बस, तो फिर साइन प्रेसिडेंट को करना ही होगा, ठीक है। और बाकी जो प्रेसिडेंट ने, मैंने बोला कि उन्होंने प्रेसिडेंट ने भेजा कि भाई थोड़ा बहुत उसमें चेंज कर लो, तो हाउस के ऊपर है। अब हाउस चाह रहा है चेंज करना तो कर देगा। प्रेसिडेंट की एक भाई उनकी इज्जत रखनी है, वो कर दो थोड़ा बहुत चेंज, क्या दिक्कत है। और अगर हाउस को लग रहा है कि नहीं नहीं भाई बिल्कुल भी इसमें कुछ भी कमी नहीं है, हम नहीं प्रेसिडेंट की सुनेंगे, तो फिर वो वापस प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंट वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, फिर उनको साइन करना ही होगा, ठीक है। और कई बार याद रखना दोस्तों, एक ऐसा भी इशू फंस जाता है कि मान लो पेचीदा मामला फंस गया कि कोई बिल जो है वो, जैसे मैंने बात की कि एक उसमें हाउस में अटक गया कहीं पे, और मामला ऐसा फंस गया कि वहाँ पे वोटिंग करानी पड़ रही है, तो याद रखना प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो ज्वाइंट सेटिंग करा सकता है, मीन्स दोनों हाउसेज को एक जगह बुला के और वहाँ पे वोट कराई जा सकती है। तो अगर ज्वाइंट टोटल मिलके, जैसे हम लोकसभा और राज्यसभा टोटल जो सारे एमपी मिल के वोट करेंगे, और उसमें अगर मेजोरिटी में किसी बिल के बारे में कहा जाता है कि ये सही है, तो फिर वो पास हो जाएगा। तो ये दोस्तों बहुत सारे अलग अलग डायमेंशन हमने देखे, बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी। तो इसमें लास्ट में देखो यही है कि लॉ मेकिंग जो है ना, ये इतना इजी नहीं होता, ये बहुत लंबी प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। हमें तो ऐसे ही लगता है भाई, हम जो नहीं जानते पॉलिटी, जो जिनको इतनी समझ नहीं है, वो तो लगता है कि ऐसे यूं चुटकी बजाते ही हो जाता है। भाई इतना आसान नहीं है हाउसेस को चलाना, वहाँ पे कितनी डिबेट डिस्कशन हंगामा क्या क्या होता है। सोचो इतनी जद्दोजहद के बाद जाके कोई बिल पास होता है। तो सबसे मेन है कि अगर आपको बिल को अगर पास कराना है तो उसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है? बेस्ट तरीका यही है, प्रॉपर ड्राफ्टिंग करिए बिल की, अच्छे से चीज़ें उसमें क्लियर हों ताकि कॉम्प्लिकेशंस बाद में ना बने। और इसके अलावा अपोजिशन का सपोर्ट भी आपको चाहिए। अगर आपके पास वो स्किल है जिससे आप अपोजिशन को भी रिझा सकते हैं और वो चीज़ें आप में हुनर है, तो फिर बेहतर तरीके से बिल जल्दी भी पास हो सकता है। अदरवाइज़ तो बिल जो है वो बहुत, उसको कानून बनने तक बहुत लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो ये दोस्तों पूरा जो है वो लेजिस्लेचर प्रोसीजर हमने देखा और आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं मनी बिल से रिलेटेड। तो ये जो ऊपर हमने बात की थी ये सारी ऑर्डिनरी बिल से रिलेटेड हमने देखा था। अब स्पेशल हम एक बात चलते हैं मनी बिल से रिलेटेड। फिर से बोल रहा हूँ, जो ऊपर टॉपिक मैंने अभी बताया पूरा बिल का, वो ऑर्डिनरी बिल से रिलेटेड आप उसको समझो। अभी चलते हैं मनी बिल। तो मनी बिल का तो सबसे पहले मैंने बता ही दिया आपको कि मनी बिल जो है, कौन सा बिल मनी बिल है या नहीं है ये देखेगा स्पीकर। लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो डिसाइड करेंगे। पहली चीज़, कौन से आर्टिकल के तहत? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 110 के तहत स्पीकर हैज़ द पावर टू डिसाइड दैट बिल इज मनी बिल और नॉट। तो 110 के तहत स्पीकर के पास ये पावर है। अब एक और चीज़, मनी बिल जो है वो कभी भी राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होगा। मनी बिल को हमेशा इंट्रोड्यूस कराया जाएगा लोकसभा में। एक और चीज़, लोकसभा में जब मान लो बिल पास हो गया मनी बिल, तो वो जाएगा राज्यसभा के पास। अब राज्यसभा सिर्फ 14 दिन के लिए उस बिल को क्या कर सकता है, एक तरीके से रोक सकता है, ठीक है। अदरवाइज वो बिल वैसे भी पास ही माना जाएगा। एक दूसरा ऑप्शन ये भी है कि राज्यसभा के पास कोई मनी बिल गया और राज्यसभा ने कहा कि नहीं इसमें अमेंडमेंट करो, इसमें चेंज करो, और उसने वापस लोकसभा के पास भेज दिया। तो लोकसभा की मर्जी, अगर वो चाहे बदलाव करना तो कर सकते हैं, बदलाव नहीं करना और वापस से ही उन्होंने राज्यसभा के पास भेज दिया, तो राज्यसभा को वो पारित मतलब पास करना ही करना होगा। इस पूरी महाभारत में जो है, आप बिल्कुल पजल मत हो, ये इतना बड़ा पैरा दिख रहा है, इसमें सिंपल फंडा मैंने बता दिया।
मनी बिल की जो सबसे बड़ी ताकत है वो लोकसभा के पास है, राज्यसभा उसमें कुछ नहीं कर सकता। राज्यसभा ज्यादा से ज्यादा 14 दिन के लिए उसको रोक सकता है बस, ठीक है, या उस पर रिकमेंडेशन वगैरह के लिए वापिस से लोकसभा के पास भेज सकता है। लेकिन लोकसभा में ने कहा कि नहीं नहीं, इसमें कोई कमी नहीं है, ना हम कुछ चेंज करने वाले, और आपको वापिस उन्होंने राज्यसभा को भेज दिया। तो राज्यसभा को फिर वो पास करना ही करना है, ठीक है ना। और अगर वो टाइम पीरियड 14 दिन खत्म भी हो गए तो वो वैसे भी पास ही माना जाएगा, तुम फिर पास करो चाहे मत करो। इसीलिए याद रखना, सरकारें कई बार क्या करती हैं, जो आप बहुत बड़ा हंगामा होता है ना कई बार, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आधार से रिलेटेड एक बार सरकार एक बिल लेके आई थी, उस आधार में मामला ये फंस गया था कि सरकार उसको कह रही थी मनी बिल है, मीन स्पीकर ने ये बोल दिया कि मनी बिल है, तो अब अपोजिशन ने बहुत बड़ा हंगामा कर दिया। अब आप कहेंगे कि क्यों, ऑफ कोर्स होगा भाई, क्योंकि मनी बिल में राज्यसभा की जरूरत ही नहीं पड़ती पास कराने की। ऑर्डिनरी बिल राज्यसभा में अगर फंस जाए तो बड़ी दिक्कत होगी, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए सरकारें कई बार क्या करती हैं, उनको लगता है कि ये बिल बहुत जरूरी है लाना, और कहीं ना कहीं अपोजिशन टांग अड़ाएगी, तो इसीलिए मनी बिल के रूप में उसको पास करा लेती है, ठीक है ना, क्योंकि मनी बिल के केस में राज्यसभा के पास पावर है ही नहीं। ये पूरा हमने देखा राज्य इसका मनी बिल से रिलेटेड। अब चलते हैं दोस्तों हमारा पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। ये जो पार्लियामेंट के लोग होते हैं, एमपी, जैसे लोकसभा में भी राज्यसभा में भी, उनके पास कुछ प्रिविलेज है, उनके पास कुछ अधिकार हैं जो सिर्फ उन्हीं एमपी को मिले हैं। आपने देखा होगा, जैसे मान लो राहुल गांधी जो है वो कई बार मान लो सदन में बोलते हैं कि मोदी सरकार चोर है या मोदी चोर है, इस तरीके से। आप सोच के देखो आप कि एक इतनी हाईएस्ट पोस्ट होने के बावजूद कोई इतने तरीके से गंदे तरीके से कमेंट कर रहा है, और वो भी पार्लियामेंट में। तो आपके कभी मन में ऐसा आता नहीं कि यार ये कैसे कर सकते हैं ऐसे, इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता? तो ध्यान रखना, ये एक्शन बिल्कुल उनके ऊपर जी नहीं लिया जाता। क्यों? क्योंकि संविधान ने इन एमपीज को पार्लियामेंट्री प्रिविलेज दे रखा है। अब दो टाइप के प्रिविलेज हैं उनके पास, दो टाइप की शक्तियां हैं। पहला इन्यूमरेटेड, दूसरा अनइन्यूमरेटेड। अभी इन्यूमरेटेड क्या होता है? इन्यूमरेटेड पावर के तहत जो एमपीज हैं उनको क्या क्या पावर हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो मर्जी वो हाउस में बोल सकते हैं। दूसरा इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट। इम्यूनिटी का मतलब होता है जब आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा। इसका मतलब आप कोर्ट में आपको नहीं घसीटा जा सकता। जैसे आप इसमें मैंने कहा कि किसी ने भरा कुछ ऐसा बोल दिया गंदा कुछ, तो उस एमपी को आप कोर्ट में नहीं घसीट सकते। क्यों? क्योंकि ये एन्यूमरेटेड पावर है, ये प्रिविलेज मिला हुआ है वहां के एमपी को। तीसरा, अगर मान लो उन्होंने कुछ बोला तो लाइबिलिटी नहीं है उनकी, इम्यूनिटी ऑफ लाइबिलिटी यहाँ पे सेम, कि उनकी लाइबिलिटी नहीं है कि उनको वो चीज प्रूव करनी ही पड़ेगी कि मैं सही हूं गलत हूं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। नेक्स्ट, फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट इन सिविल केस। मान लो कोई एमपी है जिसके ऊपर सिविल केस चल रहा है, सिविल केस मतलब पैसे का कुछ इस तरीके से चीजें, सिविल केस अगर चल रहा है तो उस केस में आप अरेस्ट नहीं कर सकते, स्पेशली कब, जब सेशन चल रहा है। तो ध्यान रखना, ड्यूरेशन ऑफ द सेशन ऑफ 40 days बिफोर एंड आफ्टर द सेशन। मान लो अब सेशन चल रहा है अभी, रेनी जो हम बात करें, मॉनसून सेशन चल रहा है अभी लोकसभा राज्यसभा का, तो इसके 40 दिन पहले या इसके सेशन के 40 दिन बाद, इस बीच आप किसी को सिविल केस से रिलेटेड में आप अरेस्ट नहीं कर सकते। सेम अगर मान लो कोई एमपी है जिसकी गवाही बहुत जरूरी है कोर्ट में, और अगर वो कोर्ट में इस दौरान मौजूद नहीं होते हैं तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। क्यों? क्योंकि एजम्पशन फ्रॉम द अटेंडिंग एज ए विटनेस इन ए कोर्ट, उनको छूट मिलती है। तो ये जो सारी चीजें मैंने बात बताई, ये किस में रिलेटेड हैं? ये है इन्यूमरेटेड प्रिविलेज मिला हुआ है एमपी को। फ्रीडम ऑफ स्पीच का, कोर्ट में आपके ऊपर केस नहीं चलेगा जो आपने बोला है। कोई चीज आपने कोई ऐसी कोई बात कह दी तो आपकी लाइबिलिटी नहीं बनती है कि आप उसको मीन्स, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो किसी के ऊपर उंगली उठी है, एक एग्जांपल है, ठीक है, तो वहां पे भी उनके खिलाफ कोई लीगली एक्शन नहीं लिया जाएगा। मान लो उस दौरान उन्होंने जो लिखा है, जो बोला है, तो उनके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा। सिविल केस अगर किसी के ऊपर लगा है तो उसको अरेस्ट नहीं कर सकते 40 day बिफोर द सेशन एंड 40 day आफ्टर द सेशन, इस दौरान। और कोर्ट में अगर आपको विटनेस के रूप में जाना था, बहुत जरूरी था, और आप नहीं गए, तो भी कोर्ट आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, क्योंकि आपको छूट मिलती है, एग्जेम्पशन आपको मिलता है। अब आते हैं अन्यूमरेटेड जो प्रिविलेज हैं, ठीक है ना। तो एन्यूमरेटेड प्रिविलेज में क्या है कि इंडियन पार्लियामेंट में जो एमपी हैं या इंडियन पार्लियामेंट है उसके पास पावर है कि वो किसी भी मेंबर को
चाहे वो मतलब एक तरह से कॉमन पीपल को क्या कर सकती है, उसके ऊपर कार्रवाई कर सकती है। क्या? इन केस ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ द पार्लियामेंट। मान लो हम अब पार्लियामेंट का मजाक बनाए, ठीक है, हम कहीं स्पीच दें कि पार्लियामेंट ये कर रही है वो कर रही है और बहुत गंदा बोल रहे हैं पार्लियामेंट के बारे में हम, तो याद रखना पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि हमारे खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। ये दो टाइप के प्रिविलेज हर एक पार्लियामेंट मेंबर को मिले हैं, इन्यूमरेटेड एंड अनइन्यूमरेटेड। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, पार्लियामेंट्री डिवाइस टू कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। याद रखना इसको भी, एग्जीक्यूटिव यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव टर्म है ये है टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड। तो इसको टॉपिक को आपको समझना कैसे है, जैसे मैंने कहा कि अभी एस जयशंकर है हमारे फॉरेन मिनिस्टर, निर्मला सीतारमन हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, तो उनको अगर हमें कंट्रोल करना है तो कैसे करेंगे, तो ये टॉपिक हमें समझाएगा कि पार्लियामेंट्री डिवाइसेस टू कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। तो उसमें जो सबसे जो वैसे तो बहुत सारे प्रोविजन हैं, तो नंबर ऑफ मैकेनिज्म है जिसके तहत हम टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव, तो मैं बार बार अब टेम्परेरी नहीं बोल लूँगा, आप उसको बस एग्जीक्यूटिव ही आप समझें। तो नंबर ऑफ मैकेनिज्म है, नंबर ऑफ तरीके हैं जिसके आधार पे हम एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें सबसे जो पहला है वो है क्वेश्चन-आवर। अब ये याद रखना क्वेश्चन-आवर कब होता है, तो सुबह जब पार्लियामेंट शुरू होती है, मान लो हाउस शुरू हुआ लोकसभा या राज्यसभा का, तो क्वेश्चन-आवर का मतलब ये होता है पहले 1 आवर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मान लो आप अपोजिशन एमपी हो, तो आप क्या करोगे, आप क्वेश्चन पूछोगे। मान लो आपको पूछना है भाई कि चाइना और इंडिया को लेके क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड, तो इसका जवाब कौन देगा, इसका जवाब देंगे हमारे फॉरेन मिनिस्टर। तो कहने का मतलब ये है क्वेश्चन-आवर जो है वो हमेशा सीटिंग में शुरुआत में ही वो होता है और उसमें आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये क्या है, ये कंट्रोल ही तो हुआ, क्योंकि यहाँ पे मान लो अपोजिशन आप एमपी हो तो आपके पास राइट है भाई कि आप जो गवर्नमेंट है उससे क्वेश्चन पूछ सकते हो। होम मिनिस्टर अमित शाह है, मान लो आप क्वेश्चन पूछना चाहो तो उनसे बिल्कुल क्वेश्चन पूछ सकते हो और उनको जवाब देना ही होगा। तो अगर आपको जानना है कि सरकार की पॉलिसी क्या है, सरकार क्या करने चाह रही है, सरकार इस मुद्दे पे क्या सोच रही है, जैसे कि और एग्जांपल मैं आपसे देता हूँ, अभी चाइना का जो शिप है, जो स्पाई शिप, वो श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पे आके रुकेगा 16-17 अगस्त के आसपास, और उसमें बोला जाता है कि वो बहुत खतरनाक हो सकता है इंडियन सिक्योरिटी के लिए। तो मान लो अब वो मामला बहुत पेचीदा है, तो उसमें हमारे फॉरेन मिनिस्टर से क्वेश्चन किया जा सकता है कि भाई आप बताओ ये जो शिप आ रहा है चाइना का श्रीलंका में, तो क्या आपने श्रीलंका के ऊपर प्रेशर नहीं बनाया, आप क्या कर रहे हैं, ये इस तरीके से वहाँ पे क्वेश्चनिंग हो सकती है और इसी को बोलते हैं क्वेश्चन-आवर। और ये कब होता है, ये बिल्कुल शुरुआत में होता है, इस बात को भी आप ध्यान रखें। तो उस दौरान आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। और जो एग्जीक्यूटिव है, तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मीन्स फॉरेन मिनिस्टर हमारे जो है एस जयशंकर जी, उनको जवाब देना होगा। अगर मान लो वो डिटेल चाहते हैं अच्छे से, उनकी बात से जो एमपी हैं वो सेटिस्फाई नहीं हुए, तो एक्सप्लेनेशन भी चाह सकते हैं, ठीक है ना। एमपी बोल सकते हैं कि भाई नहीं एक्सप्लेन करो, हमें ये समझ नहीं आई आपकी बातें, तो एक्सप्लेनेशन भी वो बोल सकते हैं। लेकिन ये सारी जो चीज़ें हैं, क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, एक्सप्लेनेशन हम मांग रहे हैं, ये किसके थ्रू करेंगे, याद रखना स्पीकर के थ्रू। क्योंकि हमने पहले भी देखा था लोकसभा को पूरा चलाने का जो काम मिलता है वो स्पीकर को मिलता है, तो स्पीकर ही ये चीज़ें करवाएगा। हम स्पीकर को बस बोल लेंगे कि सर हमें जवाब पूरा चाहिए, हमें अच्छे से एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो स्पीकर फिर एस जयशंकर जी को कहेंगे कि भाई आप चीज़ों को एक्सप्लेन करिए, आप बताइए, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। ये इस तरीके से होता है क्वेश्चन-आवर में। नेक्स्ट है कॉल द अटेंशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कोई पब्लिक इंपोर्टेंस है, कोई ऐसा मामला फंस गया अभी जिसे पब्लिक की इसके लिए वो जरूरी है। अभी मान लो फॉर एग्जांपल होम मिनिस्टर अमित शाह है, अब कल को कोई ऐसा घटना हो जाए कि जैसे हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट, तो पब्लिक इंपोर्टेंस से रिलेटेड मैटर है ना, बहुत जरूरी मैटर है। तो पब्लिक इंपोर्टेंस से रिलेटेड मैटर है, उसमें अगर हमें कोई क्वेश्चन पूछना है तो उसको बोलते हैं कॉल द अटेंशन। तो कॉल द अटेंशन का मतलब भी ये है कि एक तरीके से हम उस पर्टिकुलर मिनिस्टर को, उस एग्जीक्यूटिव को, तो यहाँ पे होम मिनिस्टर जो है वो एग्जीक्यूटिव के रूप में भी काम कर रहे हैं, तो उनसे हम कॉल द अटेंशन, तो कॉल द अटेंशन मतलब एक तरीके से ध्यान से सुनो, है ना। तो वो कॉल द अटेंशन का मतलब इस तरीके से लेना है कि पब्लिक इंपोर्टेंस में अगर कोई मैटर है तो हम उसमें जवाब मांग सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है एडजूरमेंट मोशन। एडजूरमेंट मोशन क्या होता है, एडजूरमेंट मोशन ये होता है जब
मान लो इमरजेंसी आ जाए कंट्री के सामने, बहुत सीरियस प्रॉब्लम आ गई, और उस दौरान मान लो अब युद्ध होने को है, एक एग्जांपल ले लो कि चाइना जो है वो बिल्कुल अटैक कर रहा है, युद्ध सिर पे खड़ा है, तो उस दौरान जो हम सारी एक्टिविटी है ना वो रोक देंगे, और सिर्फ हम उस पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर ही या तो बहस करेंगे, डिबेट करेंगे, या उससे रिलेटेड कानून जो है वो बनाएंगे, तो उसको बोलते हैं एडजोर्नमेंट मोशन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ये जो एडजोर्नमेंट मोशन है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोसीजर है, मीन्स ये हमें ये लास्ट है बिल्कुल, जब मतलब देखो आपको इन दोनों में एक जैसा लगेगा, आप कहोगे कि यार कॉल द अटेंशन ये भी जरूरी है, पब्लिक इंपॉर्टेंस, तो ये भी तो वही है, नहीं ये वो नहीं है। याद रखना कॉल द अटेंशन में कोई ऐसी बहुत बड़ी आफत नहीं आ रही है हमारे ऊपर, हाँ इतना जरूर है कि मुद्दा सेंसिटिव है और हमें उसके ऊपर बात करनी चाहिए, तो वो जो कंसर्न मिनिस्टर है उससे हम बस बात करेंगे पर्टिकुलर कि भाई हमें जवाब दो बस। और एडजोरेंट मोशन में तो हम सारी एक्टिविटी रोक देंगे, मतलब हम कोई काम और करेंगे ही नहीं, हमें बस उस मुद्दे पे बात करनी है, पूरा हाउस उस मुद्दे को लेके सीरियस है कि भाई युद्ध हो रहा है, क्या कर रहे हैं हम, इस तरीके से। तो ये होता है एडजोरेंट मोशन के थ्रू आप एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करते हो, कॉल द अटेंशन, क्वेश्चन आर, ये वेरियस हमने तरीके देखे, मैकेनिज्म देखे जिसके तहत हम एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कर सकते हैं। अब आता है कि इसके अलावा इन एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करने के कुछ और भी तरीके हैं, जो अभी मैंने ऊपर बात की, इन सब के अलावा कुछ और तरीके हैं, वो हैं कमेटी के थ्रू। मीन्स पार्लियामेंट में जो एग्जीक्यूटिव के ऊपर हमें निगरानी रखनी है तो उसके लिए हमने कुछ कमेटी बना रखी है, और ये जो कमेटी हैं ये स्पेशल एग्जीक्यूटिव के कामों पे निगरानी रखती हैं। तो ये जो वेरियस मैकेनिज्म हमने देखे ना उसी में ही ये टॉपिक है, इसको अलग ना समझे। तो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करने का एक और तरीका क्या है, पार्लियामेंट्री कमेटी के थ्रू भी हम इनके ऊपर निगरानी कर सकते हैं। अब ये पार्लियामेंट्री कमेटी होती क्या है, तो पार्लियामेंट्री जो कमेटी है वो क्या करती हैं, वो मेनली उनको नेसेसरी पावर दी गई है इन कमेटी को टू स्क्रूटिनाइज का मतलब होता है छानबीन करना, ठीक है, जांच करना। तो स्क्रूटिनाइज का मतलब ही मीन्स जांच करना। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कहीं ना कहीं ये लग रहा है अपोजिशन को कि यार ये जो होम मिनिस्टर हैं हमारे ये सही से काम नहीं कर रहे, इन्होंने कहीं ना कहीं बहुत घोटाला शायद ये कर सकते हैं, या मान लो एजुकेशन मिनिस्टर सही से काम नहीं कर रहे, तो स्क्रूटिनाइज का मतलब ही यहाँ पे ये है, ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी है ना ये निगरानी करेगी, फिर ये अच्छे से जांच करेगी उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की, ठीक है ना। और वो पर्टिकुलर जो डिपार्टमेंट की जब अच्छे से ये कमेटी जांच करेगी, और याद रखना इस कमेटी में, पार्लियामेंट्री कमेटी में अपोजिशन के मेंबर भी होते हैं, इसीलिए ये कमेटी बहुत पावरफुल है। तो इसमें बीजेपी के मेंबर तो होंगे, इसमें कांग्रेस के और अदर जो रीजनल पार्टियों के जो मेंबर वहाँ पे पहुंचे हैं लोकसभा में, राज्यसभा में, उन सब के भी सदस्य इसमें शामिल होते हैं, इसीलिए पार्लियामेंट्री कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और पावरफुल भी, और ये सही से फिर छानबीन भी करती है ना, अनबाइस्ड होके। तो ये आप पार्लियामेंट्री कमेटी के थ्रू भी आप एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल कर सकते हो। एक और चीज़, ये अगर हम बात करें पार्लियामेंट्री कमेटी में दो कमेटी और बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये स्पेशली किसको देखती है, ये देखती है कि जो अकाउंट से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं, कहाँ पे कितना पैसा आया, कहाँ पे खर्च हुआ, ये सारा पब्लिक अकाउंट कमेटी ये चीज़ें देखती है। और एस्टीमेट्स कमेटी क्या करती हैं, तो इन दोनों का लगभग काम तो एक जैसा ही है, बस आप इतना समझ लो कि पार्लियामेंट्री कमेटी में ये दो सब कमेटी भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जीक्यूटिव को पूरा कंट्रोल करती हैं, उनके ऊपर एक तरीके से निगरानी रखती हैं, ठीक है ना। तो कीप एन आई ऑन द एग्जीक्यूटिव के ऊपर पूरी कड़ी नज़र बनाए रखती हैं ये दोनों कमेटी। और इसमें जो मेन है याद रखना वो यही होता है कि कोई बिल आया है ना, जब वो कानून बन गया तो उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ या नहीं हुआ, कितनी फंडिंग हुई, कहाँ पैसा खर्च किया, किस तरीके से चीज़ें ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट हुई, कहाँ पे कोई घोटाला तो नहीं हुआ। तो ये पब्लिक अकाउंट कमेटी और एस्टीमेट कमेटी ये चीज़ों को देखती है। और इन कमेटियों का एक और भी काम है कि जो एमपीज होते हैं उनको ट्रेनिंग देना, क्योंकि भैया एमपी जो कई बार तो ऐसा होता है बिल्कुल ग्राउंड लेवल से एमपी चुन के जाते हैं, उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, तो कैसे उनको काम करना चाहिए, किस तरीके से लोकसभा के जो हाउस है या राज्यसभा में किस तरीके से डिबेट में पार्टिसिपेट करना चाहिए, पूरा प्रोसीजर समझाने का काम भी इन कमेटियों को दिया जाता है। तो इस तरीके से ये कमेटी जो है पार्लियामेंट्री कमेटी, ये सब जो है वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करने के लिए ही बनाई गई हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट,
इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ द पार्लियामेंट्री डिवाइसेस या व्हाट आर द वेरियस मैकेनिज्म थ्रू विच वी कैन कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। तो ये सारी चीजें आपको लिखनी है दोस्तों। लास्ट हमारा टॉपिक है इस यूनिट का स्टेट लेजिस्लेचर। तो पूरा हमने जो है यूनियन लेजिस्लेचर अभी तक पढ़ा, अब स्टेट लेजिस्लेचर पे चलते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर में कौन कौन होते हैं? गवर्नर होते हैं, और जो स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं याद रखना उसमें 2 हाउस हो सकते हैं मैंने बोला है, याद रखना। यूनियन लेजिस्लेचर में तो होंगे ही होंगे, लोकसभा राज्यसभा, ऑप्शन नहीं है कोई, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर में ऑप्शन है, वो आपको समझ आ जाएगा। आप बस अभी समझो कि मान लो मैंने कहा हो सकते हैं, तो पहले हो सकते पे बात कर लेते हैं। तो 2 हाउसेज हो सकते हैं, एक को बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली जिनको बोलते हैं विधानसभा, और दूसरा जो है उसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, दैट इज विधान परिषद। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब वेरी सिंपल, देखो लेजिस्लेचर असेंबली ये होता है विधानसभा, मीन्स ये तो होगी ही होगी, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल ये हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इसको आप सबसे बेस्ट किस रूप में समझोगे? लेजिस्लेटिव असेंबलीज को विधानसभा बोलते हैं, ये लोअर हाउस कह सकते हो राज्य लेवल पे। जैसे हमारे यहाँ मैंने यूनियन में बात की जी, लोकसभा लोअर हाउस, राज्यसभा अपर हाउस। इसी तरीके से मान लो आपको यूपी में एक एग्जांपल देता हूँ, यूपी में विधानसभा भी है लोअर हाउस, और वहां पे विधान परिषद भी है, दैट इज अपर हाउस। अब हो सकता है जो मैंने क्यों बोला, तो याद रखना सिर्फ 7 राज्य ऐसे हैं जहां पे दोनों हाउसेज हैं। तो पहली सी बात को मैं क्लियर कर दूं, ये देखो सिर्फ 7 राज्य ऐसे हैं जहां पे दोनों हाउसेज, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे दोनों चीजें हैं, विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। इन 7 को छोड़ करके जितने भी राज्य बचे वहां पे सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है। इसका मतलब आपको समझ आ गया कि विधानसभा तो जरूरी है, इसके बिना तो काम होगा ही नहीं, लेकिन विधान जो परिषद है वो राज्यों की मर्जी, चाहे तो रख लें ना चाहे तो रहने दें। अब थोड़ा सा इनके चुनाव पे चलते हैं। तो ये जो विधानसभाओं के जो इलेक्शन होते हैं, इनके जो मेंबर होते हैं उनको कहते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो विधानसभा में जो एमएलए होते हैं इनको डायरेक्टली कौन चुनता है? वहां की राज्य के लोग। जैसे मैंने कहा यूपी का उठा लो एग्जाम्पल, यूपी में दोनों हाउसेज हैं, तो इससे आप बेहतर समझेंगे। यूपी का जो विधानसभा है, मीन्स एमएलए के जो इलेक्शन होते हैं वो लोग चुनते हैं। क्लियर है जी? अब आते हैं कि ये लेजिस्लेचर काउंसिल, विधान परिषद भी यूपी में क्योंकि है। अच्छा एक और बस छोटी सी पहली चीज, अगर एक ही हाउस है, कहीं पे सिर्फ विधानसभा है तो वो यूनिकैमरल कहलाएगा, और कहीं पे दोनों हाउस है, जैसे यूपी में दोनों हाउसेज हैं तो वो कहेंगे बाई कैमरल। तो बाई कैमरल और यूनिकैमरल का मतलब याद ध्यान रखना, बाई मतलब होता है 2, तो 2 हाउस मीन्स बाई कैमरल। तो अगर यूपी में आपसे कोई पूछ ले कितने हाउस हैं तो आप कहेंगे बाई कैमरल है। यूपी की जो स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली है वहां पे बाई कैमरल है। बाई कैमरल मीन्स वहां पे विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। लेकिन कुछ जो, जैसे मैंने हरियाणा एक एग्जांपल ले लो, तो हरियाणा में क्या दोनों हाउस हैं? तो आप कहेंगे नहीं, हरियाणा जो है वो यूनिकैमरल है, वहां पे सिर्फ एक ही हाउस है, दैट इज विधानसभा। ये बात क्लियर होगी सारे वर्ड। फिर मैंने बात की विधानसभा को कौन, विधानसभा के जो एमएलए होते हैं, एमएलए उनको कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव को, तो उनको कौन चुनता है? कॉमन पीपल चुनते हैं, लोग वोटिंग करके उस पर्टिकुलर राज्य के। ये बात भी ठीक है। अब आते हैं कि विधान परिषद का चुनाव कैसे होता है, इस पे थोड़ा चलते हैं। तो पहली बात तो आप ध्यान रखना, विधान, एक और बस छोटी सी मैं चीज बोल दूं पहले, छोटी सी चीज, ताकि वो सीक्वेंस ना बिगड़े, क्योंकि हम प्रॉपर नोट्स के थ्रू चल रहे हैं ना। तो विधानसभा, सॉरी, हमने बात की कि विधान परिषद जो है 7 राज्यों ने छोड़ के उन्होंने रखा ही नहीं है। अब आपके मन में आएगा क्यों? तो सबसे बड़ी बात है जी पैसा। कई बार फाइनेंशियली नोटंकी, मतलब फाइनेंशियली बर्डन पड़ता है राज्यों पे, तो वो सब ये नहीं चाहते। तो ये सबसे मेन कारण है फाइनेंशियली। और दूसरा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई 2 हाउस की जरूरत क्या है, जब एक ही हाउस सही है, अपना झंझट भी खत्म, बिल पारित कराना हो तो एक ही हाउस में कराओ, बात खत्म हुई। 2 हाउसेज कर रहे हो, 2 हाउसेज को में खर्चे भी आते हैं, बिल में भी अड़चने आते हैं, बिना बात के टाइम वेस्ट भी होता है। तो इस तरीके से जो है ज़्यादातर राज्य जो है वो बाई कैमरल को पसंद नहीं करते, वो सिर्फ यूनि कैमरल चाहते हैं, मीन्स एक ही सदन रखते हैं। ये बात भी क्लियर होगी। तो सारी बातें मैं आपको यहाँ तक नीचे तक पढ़ा चुका हूँ। अब चलते हैं, जो मैंने बताया कि जो विधानसभा है वहाँ पे तो इलेक्शन होते हैं, वोट करते हैं कॉमन पीपल।
लेकिन जो विधान परिषद होती है, मीन्स अपर हाउस कह सकते हो, सबसे पहले उसमें कुछ बातें ध्यान रखना कि मिनिमम कितने हो सकते हैं उनकी संख्या। तो ध्यान रखना मिनिमम संख्या हो सकती है कितनी, 40, और मैक्सिमम कितनी, मैक्सिमम 1/3। मान लो एक हाउस है, यूपी का एग्जाम्पल मैं अभी ले लेता हूं, वैसे तो सीटें वहां ज्यादा हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल के लिए प्लीज आप एग्जाम्पल के रूप में ज्यादा अच्छे से समझेंगे। मान लो 300 मेंबर हैं किसी राज्य की असेंबली में, तो 300 का 1 जब थर्ड करेंगे तो कितना होगा, 100। इसका मतलब अगर आपको उस राज्य में विधान परिषद भी अगर आपको बनानी है, तो विधान परिषद की जो संख्या है वो 40 होगी मिनिमम, और मैक्सिमम होगी 1/3। तो जैसे मैंने कहा एक राज्य है जिसमें मैक्सिमम 300 लोग हैं, 300 एमएलए हैं, तो 1/3 हो जाएगा 100। तो 40 से 100 के बीच। तो अगर अब एक छोटी चीज ले लो, आपको जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है कि जो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं, मीन्स विधान परिषद जो होते हैं, विधान परिषद को इंग्लिश में लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला जाता है, तो विधान परिषद के कितने संख्या होगा। तो आप ये 40 से 100 ना याद रखें, वो 100 तो मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको बताया था, बाकी आप इसमें याद रखें कि मिनिमम 40 होंगे और मैक्सिमम 1/3 ऑफ द विधानसभा। किसी भी राज्य की जो विधानसभा है उसके 1/3 मेंबर कर लो आप, उतने मैक्सिमम होने चाहिए। ये बात क्लियर है। अब चलते हैं कि ये जो लेजिस्लेचर काउंसिल्स जो होती हैं, इनके मेंबर का चुनाव कैसे होता है। तो कुछ मेंबर चुने जाते हैं इलेक्टेड, मीन्स जो लोकल जो ग्राउंड लेवल पे जैसे पंचायतें होती हैं, ठीक है भाई, आपके विधान पार्षद जो लोग होते हैं, तो वो सब चुनाव करते हैं। तो कुछ जो मेंबर हो गए वो इलेक्टेड और कुछ होते हैं नॉमिनेटेड। अब ये नॉमिनेटेड कौन करता है, तो नॉमिनेशन का काम करता है गवर्नर। तो गवर्नर जो है वो 1/6 मेंबर को नॉमिनेट करेगा। अब आप कहेंगे यार ये 1/6 1/3 ये तो दिमाग की दही कर रहा है। तो नहीं दोस्तों, कुछ भी नहीं है, मैं बताता हूँ दोबारा। 40 मेंबर मिनिमम होंगे विधान परिषद में, और मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं 1/3, जो कि मैंने 300 अगर टोटल लिया था तो उसमें 1/3 100 हो गया, तो 40 से 100। तो अभी के लिए एग्जाम्पल मान लो कि किसी विधान ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है विधान परिषद, मान लो उसमें 60 मेंबर हुए, है ना, 60 मेंबर। उस 60 मेंबर में से 1/6, तो 60 मेंबर का 1/6 के हो गया कितना, 10। तो ये जो 10 मेंबर है ये नॉमिनेट करेगा गवर्नर, और ये अलग अलग फील्ड से हो सकते हैं, ग्रेजुएट, एजुकेटर्स और सोशल जो वर्कर्स या ये सब लोग। तो 60 में से जो 10 लोग हैं, ठीक है ना, उनको कौन नियुक्त कर रहा है, उनको कर रहा है गवर्नर। बाकी बचे 50, बाकी जो 50 है वो डायरेक्टली मीन्स पार्शली इलेक्टेड होंगे, किससे, विधान परिषदों से, और जो लोकल लेवल की जो पंचायतें जो इंस्टीट्यूशन है वहां से। इस तरीके से इन विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का वो मतलब चुनाव होता है। अब जो मैंने आपसे बात की थी कि कुछ लोग कहते हैं कि ये बेबात का है, मीन्स अननेसेसरी है, ये सब झंझट, दिमाग खराब होता है इसमें, ठीक है यार, ये फिजूल का पैसा खर्च होता है और इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें जो है तो ये रखनी ही नहीं चाहिए। तो उसका कारण जो बताते हैं वो क्या कारण है, तो 4 कारण जो हैं वो लोग गिनवाते हैं। सबसे पहले जो कारण है वो तो ये कि यहाँ के जो मेंबर है ना, कुछ इलेक्टेड कुछ नॉमिनेटेड, जो अभी जैसे मैंने बात बताई, कुछ को गवर्नर नियुक्त कर रहा है, कुछ को इलेक्टेड वैसे किया जा रहा है। तो ये जो है कुछ नॉमिनेटेड कुछ इलेक्टेड, ये कहीं ना कहीं चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। एक तो क्रिटिक्स करने वाले इस चीज़ का इस तरीके से विरोध करते हैं कि ये बेकार की चीज़ें हैं, ठीक है ना, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है ये बेकार है। तो उसका पहला तर्क तो ये है जो मैंने बताया कि कुछ इलेक्टेड होते हैं कुछ नॉमिनेटेड। दूसरा, इसमें हमने बात की कि जो ये जो असेंबली है, विधान जो परिषद लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है, ये टोटली डिपेंड है विधानसभा पे। क्यों, क्योंकि अभी हमने देखा ना कि ये तो राज्य के ऊपर है, अगर चाहें तो वो 2 हाउस रखें, ना चाहें तो मत रखो। तो कहने का मतलब इनकी अपनी कोई ताकत नहीं है, ये तो नीचे वाले हाउस पे डिपेंड है। अगर नीचे वाला हाउस चाहता है कि नहीं हमें नहीं जरूरत, तो नीचे वाले हाउस में वो बिल लेके आए और इसको रिजेक्ट कर दें।
तो सोच के देखो, जब इनकी अपनी कोई ताकत है ही नहीं, इनका अपना कोई सर्वाइवल है ही नहीं, ये दूसरे पे डिपेंड है, तो ये क्या ही इनकी इंपॉर्टेंस है। तो ये ऐसा भी क्रिटिक्स बोलते हैं। तीसरा कि इनके जो मेंबर हैं वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, क्योंकि चुन के तो आते नहीं। भाई जो लोअर हाउस में, जैसे अब मैंने कहा यूपी में आपने चुनाव किया एमएलए का, तो वो लोग तो जवाबदेह है ना, 5 साल बाद उनको तो जाके खड़ा होना है जनता के बीच। लेकिन ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल को जो मेंबर है अपर हाउस के, यूपी में जो अपर हाउस होगा उसके मेंबर तो रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं लोगों के प्रति। तो सोचिए देखो, जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं वो क्या करेगा। ये भी एक क्रिटिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट है, कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ डिले होता है, इसमें कुछ नहीं है, फालतू का टाइम वेस्ट है, ये इसको लटकाते रहते हैं, बिल वगैरह को टाइम पास करते रहते हैं, इसलिए ये चीज़ सही नहीं है। तो ये कुछ कारण बताए मैंने दोस्तों। तो लैंग्वेज में आप बिल्कुल मत पढ़ें, अब सीधा आप ये लिखेंगे कि जो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है इसकी संख्या पहले तो आप लिखेंगे कि मिनिमम 40 और मैक्सिमम 1/3 हो सकती है। फिर हमने देखा कि मान लो वो एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया कि किसी लेजिस्लेटिव काउंसिल में 60 मेंबर हैं, तो 60 मेंबर का 1/6 गवर्नर अपॉइंट करेंगे, दैट इज 10 मेंबर। 50 मेंबर इलेक्ट होंगे प्रोसेस के थ्रू, लेकिन उसको भी डायरेक्ट पीपल नहीं चुनते हैं उनको, ये हमने देखा। और फिर जो लोग हैं कुछ विरोध करते हैं कि ये हाउस सही नहीं है, बेकार का ये हाउस है, तो कौन कौन से तर्क देते हैं वो हमने देखा कि ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, कुछ नॉमिनेटेड होते हैं, कुछ इलेक्टेड होते हैं, इसलिए एक चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड बन जाती हैं। फिर उन्होंने कहा कि ये दूसरे हाउस पे इनका टिकाव होता है, दूसरे हाउस अगर चाहें तो इनको इस हाउस को ख़त्म कर सकते हैं, तो इसीलिए भी इसकी अपनी उपयोगिता नहीं है। और ये फालतू का टाइम वेस्ट है, ये डिले करते हैं बिल को पास कराने, जब पास कराने की बारी आती है तो ये सब कुछ कारण है। ये पूरा जो पैरा है ये लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिलेटेड था, ठीक है। और इसके अलावा लास्ट में अगर हम बात करें कि थोड़े गवर्नर की यहाँ पे पावर है, ध्यान रखना कई बार आपने कंट्रोवर्सी जब देखी होगी कि राज्य सरकारें गवर्नर को लेके उनके टांग अड़े रहते हैं। जैसे खासकर वेस्ट बंगाल में आपने देखा होगा ममता बनर्जी और वहाँ पे जो धनखड़ थे, ठीक है, तो उनके बीच अक्सर हंगामा रहता था कि भाई क्या कहते हैं, जो वहाँ के गवर्नर थे, ये होता है अक्सर आपने देखा होगा कि गवर्नर जो है वो कई बार, दिल्ली में भी बहुत बार ऐसा मामला फंसता है कि केजरीवाल जो है गवर्नर के ऊपर उंगली उठाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि याद रखना गवर्नर को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, तो इसका मतलब गवर्नर की जो अपॉइंटमेंट है कहीं ना कहीं उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ होता है। तो कई लोग ये कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट ही है ये गवर्नर, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि क्यों राज्य सरकारें गवर्नर से चिढ़ती हैं। मान लो कोई बिल बनाया, जैसे मान लो मैंने कहा वेस्ट बंगाल ने कोई बिल अपना पारित किया, वो बिल गया गवर्नर के पास। अब वो गवर्नर क्या कर सकते हैं, उस बिल को रिजर्व कर सकते हैं या फिर वो भेज सकते हैं प्रेसिडेंट के पास। अब यहाँ पे जो मामला है सबसे इंटरेस्टिंग, वो आप जान के देखना आप हैरान हो जाएंगे। यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास अगर भेज दिया गवर्नर ने बिल, तो इनडेफिनेट पीरियड के लिए वो उसको रख सकते हैं विदाउट रिवीलिंग हिज इंटेंशन। फिर से बोल रहा हूं, एक बिल गया गवर्नर के पास साइन के लिए, गवर्नर ने उसको भेज दिया प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट जो है वो उस बिल को रख सकते हैं कोल्ड स्टोरेज में, इसका मतलब ठंडे बक्से में, इनडेफिनेट पीरियड, कितने भी समय के लिए, बिना किसी जवाबदेही, बिना किसी, कोई बताना ही नहीं है, कुछ नहीं बताना उनको कि क्यों रखा हुआ है आपने, उसके ऊपर आप साइन क्यों नहीं कर रहे। तो ये कई बार मतलब गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट के को वो बिल सौंप करके कई बार बिल को पास ही नहीं होने देते, कहने का मतलब ये है। और इस तरीके से गवर्नर के ऊपर कई बार ऑब्जेक्शन उठते हैं कि गवर्नर अपनी पावर का सही से यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। ये है दोस्तों पूरा हमारा चैप्टर। आई होप आपको समझ आया होगा, इसको आप सुने, नोट्स बनाएं और बार बार रिवाइज करें दोस्तों, जैसे मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई इस तरीके से, तभी सही मायने में आपका ये चैप्टर हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। खूब सारी मेहनत करें, हमेशा बड़े सपने देखें, लड़कियों की रिस्पेक्ट जरूर करें। थैंक यू सो मच।